सभी को राम राम। आज सोमवार है। सबसे पहले आप सभी लोग जुड़िए। आज 5 मिनट इंतजार करेंगे आप सबका कि कौन कौन लोग जुड़ते हैं, कौन कौन भाई लोग देख रहे हैं। यह जरूरी है कि कौन कौन आज लोग देख रहे हैं। आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बगैर राजनीति के इस दुनिया में कुछ भी संभव नहीं। इसलिए हम विषय पर आए। थोड़ा देखते हैं कौन कौन भाई लोग जुड़ रहे हैं और जुड़िए। तब तक हम आज का विषय, आप अगर ग्रेजुएट हैं तो आप वोटर हैं कि नहीं है। एक दूसरा है कोरोना से ग्रसित राजनेता, और तीसरा है एमएलसी चुनाव, और चौथा है अभी पूरे भारत में एक ब्राह्मण जो आपराधिक चरित्र का है, उसको इस प्रकार प्रोजेक्ट किया गया है जैसे वो दाऊद इब्राहिम हो। इस तरीके से प्रोजेक्ट किया जा रहा है जैसे वो मसूद अजहर हो। बहुत सारी चीजें हैं। और हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जो 5 ब्राह्मणों की हत्या हुई है उस पर। लेकिन उसके पहले हम लोग जुड़े। अभी भी बहुत से लोग जुड़े नहीं हैं। मैं भी कुछ लोगों को जोड़ता हूं। देखते हैं कौन कौन लोग जुड़ते हैं, क्योंकि जुड़ना बहुत जरूरी है। अगर नहीं जुड़ेंगे तो काम नहीं चलेगा। आपके हिस्से के हिस्सेदारी के लिए यह दौर चल रहा है, और आप अपने भाई को 2 घंटे का समय तो देना ही पड़ेगा आपको। आप प्रेम से देंगे तो ठीक है, नहीं देंगे तो जबरदस्ती लेंगे। इस बात का आपको पूरा ख्याल रखना होगा। भाई लोग जुड़े, अधिक से अधिक लोग जुड़े, क्योंकि जब जुड़ेंगे तभी बात आगे बढ़ेगी। इसलिए अधिक से अधिक लोगों को, आप लोग जो भी लोग भाई लोग जुड़ गए हैं, उनका भी यह कर्तव्य बनता है कि वो अधिक से अधिक लोगों को लिंक भेजे और उनको जोड़ने के लिए आग्रह करें, क्योंकि जोड़ना तो पड़ेगा भाई। बगैर जोड़े हुए काम नहीं चलने वाला है। आज आपको जोड़ना ही पड़ेगा। इसलिए इस बात को ध्यान में रख के अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए। हम सबको सादर आमंत्रित करते हैं कि आप लोग जोड़िए एक दूसरे को। नहीं जोड़ेंगे तो कैसे काम चलेगा। हम आज एक महत्वपूर्ण विषय पर आपके बीच हैं, और आपके सहयोग से ही यह सब कुछ संभव है। मैं भी कुछ लोगों को जोड़ रहा हूं, जब तक जोड़ सकता हूं 5 मिनट तक जोड़ूंगा आपको। इसके बाद जो लोग हैं उन्हीं पर संतोष करना पड़ेगा। लेकिन आप अधिक से अधिक संख्या में जुड़े। अगर ब्रजेश मिश्रा जी को, चाणक्य विकास मोर्चा को, अगर कहीं से भी अगर आपको लगता है कि यह आपका भाई आपके हिस्से की बात करता है तो जरूर जुड़िए। कई साथी हमारे रामाशंकर दुबे भाई, प्रदीप पांडे जी, एसएम झा जी, बहुत से लोग हैं जो जुड़ गए हैं। और जोड़िए। आनंद जी, जितेंद्र जी, कन्हैया मिश्रा जी, चंद्रप्रकाश तिवारी जी, अखिलेश पांडे जी, विष्णुदत्त पाठक जी, डॉक्टर जितेंद्र पाठक जी, मधुलय उपाध्याय जी, भोला मिश्रा जी, रानी चौबे जी, राणा साधना जी, गुड़िया पाठक जी, जितने भी भाई लोग हैं, नवनीत दुबे जी, सब लोग जुड़िए और जुड़कर
एक नई ऊर्जा दीजिए ताकि बात को आगे बढ़ाया जा सके कि अभी जो दौर चल रहा है उस पर हम लोग बात कर लें। स्पष्ट देखिए, सुनिए, बोलिए। इसी का मंच का नाम है चाणक्य विकास मोर्चा। और चाणक्य विकास मोर्चा आपको बार बार आग्रह कर रहा है कि आप जरूर जुड़िए। हमारे भाई लोग अभी भी जुड़ रहे हैं कि नहीं जुड़ रहे हैं, क्योंकि मैं लाइव में तो देखता हूं 2 बज गया है। आज रोज ही बजता है 2, और हम लोग आज कई चीजों पर बात करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कौन कितना प्रयास कर रहा है, मेहनत कर रहा है, आपके हिस्से की हिस्सेदारी के लिए लड़ रहा है। चलिए, कोई बात नहीं, जुड़ गए हैं, धीरे धीरे करके जुड़ेंगे, क्योंकि हम लोग की तो आदत ही है ब्राह्मण भाइयों की कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो। क्या, चलिए आज के इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हैं, इस धारावाहिक को आगे बढ़ाते हैं। और सबसे पहले आप सब जो लोग जुड़े हैं घर के पास आवाज जरूर लगाइएगा, क्योंकि आज सावन का महीना है। आज से आरंभ हो गया है सावन, भगवान भोलेनाथ का। आज से एक पर्व चलेगा और महीनों तक चलेगा, बल्कि भादो मास में भी भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना होती रहेगी। इसलिए आप लोग एक बार जरूर बोलिए मेरे साथ, भगवान भोलेनाथ की जय, भगवान भोलेनाथ की जय। बोल बम, बोल बम, बोल बम। भले ही इस बार बोल बम बहुत ज्यादा सुनाई नहीं देगा, फेसबुक पर ही सुनाई देगा, क्योंकि इस बार बोल बम का सारा दम कोरोना ने निकाल दिया है। भगवान भोलेनाथ, हम किसी मुद्दे पर बढ़े उसके पहले कोरोना के संक्रमण से मानव तो परेशान था ही, भगवान भी परेशान है। और भगवान क्यों परेशान है? परेशान है क्योंकि उनके भक्त परेशान ना हो जाए। सावन का महीना ये पहली बार मुझे लगता है कि, या जहां तक मैंने जानकारी इकट्ठा की है, ये पहली बार होगा जब सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने के लिए कोरोना के संक्रमण के कारण बंद कर दिया गया है। यात्राएं नहीं होंगी। आप सुल्तानगंज से जल उठाकर बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है, नहीं कर पाएंगे। भले ही आप बीजेपी को वोट दीजिए, आरजेडी को वोट दीजिए, जदयू को वोट दीजिए, कांग्रेस को वोट दीजिए, वो सब चलेगा, लेकिन बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है, ये नहीं चलेगा। क्यों भाई? क्योंकि वर्चुअल रैली में आप कोरोना से संक्रमित नहीं होंगे, लेकिन बोल बम अगर जाएंगे तो संक्रमित हो जाएंगे। अभी कई सभाएं हमने देखी है, चाहे वो आरजेडी का हो, भाजपा का हो, जदयू का हो, कोई भी पार्टी का हो, चल रहा है। कितना सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल किया जा रहा है, किसी से छुपा नहीं। लेकिन भगवान भोलेनाथ रुद्र के अवतार, रुद्रावतार के रूप में पूरी दुनिया में विश्वविख्यात, बल्कि पूरी दुनिया के सृजन करता, सबका मालिक एक है के उदाहरण को सार्थक और मजबूती से स्तंभ के रूप में खड़े भगवान भोलेनाथ शिव, उनको इस बार कोरोना के संक्रमण में जल अर्पित तो होंगे, लेकिन वो श्रद्धालु जो करोड़ों करोड़ों लोग, देश और दूसरे देश के लोग भी भोलेनाथ की नगरी
सुल्तानगंज माँ गंगा, जो आप सुने होंगे, देखे होंगे, पढ़े भी होंगे कि भगवान भोलेनाथ के जटा में से गंगा निकली थी। आपको याद होगा, स्मरण होगा, टेलीविजन पे देखे भी होंगे, कई सीरियल भी बन चुका है भगवान भोलेनाथ पर। तो जटा में गंगा, भगवान भोलेनाथ की जटा में गंगा को अपने यहां संग्रहित कर लिए थे। और भागीरथ प्रयास, भागीरथ वही भागीरथ जिनके पूर्वज, जिनके वंशज भगवान श्री राम से जुड़े हुए, भागीरथ प्रयास के कारण ही गंगा इस पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। और वही जटा से निकली हुई गंगा, भगवान भोलेनाथ की जटा से निकली हुई गंगा पुनः गंगा जल से लेकर जो भक्त है भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं, यानी कि फिर जटा में गंगा जी को समर्पित किया जाता है। इस तरीके का भाव है। करोड़ों लोग जाते हैं, करोड़ों लोगों का रोजगार होता है, न सिर्फ भक्ति बल्कि आर्थिक रूप से भी। सावन के महीने में कपड़े के दुकान से लेकर, मिठाई के दुकान से लेकर, पूजा पाठ की सामग्री से लेकर हर प्रकार से जुड़े हुए व्यवसाय के लोग भी सावन के महीने का इंतजार करते हैं, क्योंकि सावन के महीने में कमजोर से कमजोर व्यक्ति भी आर्थिक रूप से व्यवस्था करके भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करता है। इस तरीके की बातें बिल्कुल एसएम झा जी ने पहले ही इस पर क्वेश्चन भेज दिया है कि नीति आयोग के रिपोर्ट में बिहार की दुर्दशा पर इस सुशासन कुमार को धो डालिए भाई जी। बिल्कुल धोएंगे, पहले गंगा स्नान तो करा दे भगवान भोलेनाथ का, इसके बाद तो इन दुष्टों का, इन पापियों का, इन कुकर्मियों का, इन निर्लजों का, इन बेशर्मों को तो धोएंगे, लेकिन थोड़ा पहले पूजा पाठ कर ले, अपने लोगों को जोड़ भी दे। क्योंकि हम जो भाई है पूरे भारत के विभिन्न क्षेत्रों में ये चाणक्य विकास मोर्चा के प्रचार प्रसार और जो हम लोग का ये जो सीरियल चल रहा है, यह पूरे देश के ही नहीं बल्कि कई दूसरे देश के लोग भी इसमें देखते हैं। हम बात कर रहे थे भगवान भोलेनाथ की। इस बार मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये पहली दफा होगा, चाहे वो व्यक्ति आज इस पृथ्वी पर भले ही 125 वर्ष 150 वर्ष जीवित जो भी एक व्यक्ति हो, यह पहली दफा होगा जब भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर श्रद्धालु जाकर जल न चढ़ा पाए। यह पहली बार होगा। यह अपने आप में 8वां अजूबा है। जिस तरीके से देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया में 7 अजूबे हैं, यह 8वां अजूबा है। निश्चित तौर पे 56 इंच सीने का कमाल तो है, क्योंकि वो हमेशा अजूबा ही काम करता है। ये भी अजूबा है कि कोई भक्ति नहीं होगी, सिर्फ राजनीतिक शक्ति होगी भाइयों। लेकिन सावन के महीने में हमारे ब्राह्मण भाई, हमारे सवर्ण भाई, हमारे पिछड़ा अति पिछड़ा भाई, हमारे दलित महादलित भाई और अल्पसंख्यक भाई भी, क्योंकि व्यापार तो सब कोई जुड़ा हुआ है, निश्चित तौर पे सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ को जरूर याद करिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करते रहिए। ये समय है, कोरोना से मुक्ति के लिए अभी कोई वैक्सीन नहीं निकला है। वैसी स्थिति में भगवान ही एक सहारा है। भले ही आप जिसको सहारा मानते हो मान लीजिए, भगवान ही एक सहारा है। इसीलिए शायद गाना भी बनाया जाता है, गाना गाया भी जाता है, लोग गुनगुनाते भी हैं कि बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। हाथी न घोड़ा ना कोनो सवारी, पैदल ही आइबो तो दुआरी, ये बोले ना। ऐसे कई गीतों का कारोबार भी इस बार बंद हो गया। कई गायक, नए नए कलाकार, नई नई प्रतिभाएं, नए नए म्यूजिक कंपनियां लॉन्च करती हैं और भगवान के और उनके
समर्पित वो काम लोग करते हैं, लेकिन इस बार नहीं हो पाएगा। आप देखते होंगे कि सावन के महीने के 15-20 दिन पहले ही से गाना आना बजना लगता था कि सावन का महीना आ रहा है। लेकिन अब तो प्रत्येक दूसरा दिन, आज अगर है तो दूसरा दिन लगता है कोई डायन का महीना है, किसी प्रेत का महीना है, किसी तांडव का महीना है। लेकिन ये तो भक्तिमय वातावरण का बात है। लेकिन भाइयों, आपको समझने और बुझने की शक्ति, आपको यह बात समझना होगा कि आज भगवान को भी आपसे दूर किया जा रहा है सिर्फ राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूर्ति के लिए, यानी सत्ता प्राप्ति के लिए। अगर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं है तो आप सावन के महीने में पूजा पाठ बंद करवा देंगे। आपने पूरे कोरोना के संक्रमण काल में, अभी भी कोरोना का संक्रमण है, बल्कि कोरोना का तांडव बढ़ता जा रहा है। भले ही आपको लॉकडाउन से छोड़कर अनलॉक सिस्टम पे डाल दिया गया है, लेकिन कोरोना का संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है। उस पर बात करेंगे, लेकिन भगवान की भक्ति करने के लिए है कोरोना का संक्रमण, लेकिन राजनीतिक भक्ति करने के लिए कोई कोरोना का संक्रमण कोई मायने नहीं रखता है। और रोजगार की स्थिति इतनी बदतर है कि हालत खराब है। मैं भी एक छोटा सा संगठन चलाता हूं, मैं अपने लोगों को वेतन नहीं दे पा रहा। ऐसे हजारों संगठन, लाखों संगठन होंगे जिनके साथ ये परिस्थितियां, स्थितियां होंगी। इस पर सरकार और जिला प्रशासन को ध्यान नहीं देता। उससे मतलब क्या है? उसको पता है इस देश के लोग बड़े विद्वान हैं, लेकिन कहा गया है कि प्रजातंत्र मूर्खों का तंत्र है। ये मैं नहीं कहता भाई साहब, ये हकीकत है और दिखता भी। सावन का महीना बढ़िया से गुजरे। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना है कि विश्व के सभी देशों में शांति, अमन, चैन हो और हमारे भारत के 130 करोड़ लोग बिल्कुल सुरक्षित, स्वस्थ एवं दीर्घायु हो। इसके लिए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना है कि हे प्रभु, आप हमें कोरोना जैसे डायन से भी बचाइए और कोरोना के नाम पर राजनीति करने वाले इन दुष्ट पापियों से भी बचाइए प्रभु, क्योंकि आपके ही एक सहारा है, बाकी सब तो कुर्सी कुमारा है। आइए, हमारे भाई लोग लगता है धीरे धीरे जुड़ रहे हैं और जुड़ेंगे भी, लेकिन आज संख्या कम है। आज संख्या कम है, पता नहीं सावन का महीना है, हो सकता है लोग भक्ति में हो। खैर कोई बात नहीं, हम तो अपना काम करेंगे भैया, क्योंकि हमने जो ड्यूटी लिया है, हम अपने ड्यूटी के पक्के हैं। हम जिस काम का संकल्प लेते हैं उसको पूर्ण करते हैं। कौन कितना देखेगा नहीं देखेगा ये तो भगवान तय करे, और भगवान भोलेनाथ की कृपा होगी तो निश्चित तौर पे आज हमारे भाई, हर भाई 10-20 शेयर जरूर करेगा। भगवान भोलेनाथ उनको शक्ति दे उनकी उंगलियों में, क्योंकि आज 10-20 एक भाई जरूर शेयर कर सके। आइए, भगवान भोलेनाथ का जयकारा तो हमने लगा ही लिया। अब हम आते हैं अपने गुरु इष्ट देव, हम लोगों के, हमारे आदर्श, यूं कहें कि आपके भी आदर्श आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य की। आइए हम बात करें अपने भगवान परशुराम की, और दोनों का जयकारा लगाते हुए जय परशुराम जय चाणक्य हम अपने मुद्दे पर आते हैं। चाणक्य राजनीति के पितामह, अखंड भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। और लोगों को लगता होगा कि ये बच्चे जी नया कौन सा बात करते हैं भाई। प्रथम प्रधानमंत्री तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ये कहां से पैदा हो गए भाई अखंड भारत के प्रथम प्रधानमंत्री? वो भी कहते भैया, मैं नहीं कहता, बल्कि सम्राट अशोक के शासन का व्यवस्था यह बात कहता है कि मौर्य वंश में जब शासन प्रणाली दुरुस्त की गई
तो उस समय अखंड भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के बजाय हम लोग फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ अखंड भारत कहे आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य हुआ करते थे। आइए थोड़ा दर्शन कर लीजिए आप। अगर पटना में रहते हो, बिहार के किसी जिला में रहते हो, झारखंड में रहते हो, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, तेलंगाना, जहां भी हमारे भाई है, मणिपुर, उड़ीसा, असम, पश्चिम बंगाल, साथ साथ अन्य सभी राज्य और केंद्र शासित राज्य के लोग जो भारत के हैं, छोड़िए मैं दुनिया की बातें, अगर आप भारत के हैं और अगर आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य के गुफा पर नहीं आए हैं, आपका जीवन सार्थक नहीं होगा। अगर आप 4 धाम यात्रा करते हैं तो 5वां धाम है आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य का चाणक्य गुफा। और अगर आप आकर चाणक्य गुफा का दर्शन करते हैं, आप उस मिट्टी को प्रणाम करते हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके अंदर भी वही उर्वरा शक्ति आएगी जो ब्रजेश मिश्रा के अंदर मौजूद है, प्रदीप पांडे जी के अंदर मौजूद है, रामा दुबे जी के अंदर मौजूद है, एसएम झा जी, हमारे बहुत सारे भाई बिहार के लोग हैं। चाणक्य गुफा पर एक बार जाइए, उस माथे पर उस मिट्टी का तिलक लगाइए, आप याद करके रखिएगा ये ब्रजेश मिश्रा उर्वार आपको कौन सी जानकारी दे रहा है। ये 5वां धाम है और इस धाम को प्रणाम करने से आपको मुक्ति मिलेगी, आपको राजनीतिक शक्ति मिलेगी, आपके अंदर वह ताकत आएगा जो आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य के पास था, जिसने घमंडी आताताई दुष्ट राजा धनानंद का नाश कर दिया था। वही शक्ति आपके अंदर विराजमान होगी, क्योंकि आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य इसी गुफा में आकर ठहरे थे और उन्होंने अपना बहुत समय यहाँ पर व्यतीत किया था। ये तो मेरा सौभाग्य है, हमारे केवल के पत्रकारों का सौभाग्य प्राप्त है, हमारे चाणक्य विकास मोर्चा के लोगों को सौभाग्य प्राप्त है कि उस चाणक्य गुफा को गुफा बनाने में, उस गुफा को प्रचलित करने में, उस गुफा को लोकप्रिय बनाने में और उस गुफा में अखंड कीर्तन करने का सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त हुआ। आज सबको ही चाणक्य बन रहा है, सबके सब चाणक्य। राजधानी पटना या किसी भी राज्य की राजधानी आप गौर करके देखिएगा, वहां पे जैसे मान लीजिए ये बिहार है तो बिहार के 38 पुलिस मुख्यालय जिला का मुख्य केंद्र बिंदु है जिसको राजधानी कहते हैं। इसी तरीके से देश की राजधानी दिल्ली, रांची है, कोलकाता है, मुंबई है, गोवा है, लखनऊ है, बहुत सारा ऐसा शहर है जहां पे लोग निवास करते हैं अपने अपने प्रदेश के विभिन्न जिला के विभिन्न गांव कस्बों के। और जो शहरों में निवास करता है वो अपने आप को ग्रेजुएट पढ़ा लिखा होता है। भाई तो कहते हैं कि शहर में रहने वाले काफी इंटेलेक्चुअल होते हैं, काफी प्रोफेशनल होते हैं, काफी पढ़े लिखे लोग होते हैं, विद्वान होते हैं। तो सबसे पहले मेरा जो आज का विषय है वह है ग्रेजुएट, यानी कि स्नातक। अगर आप ग्रेजुएट है, स्नातक पास है, आज आप गौर करके देखिएगा कि बेवकूफ से बेवकूफ, गधा से गधा भी गले में टाई लगा लेता है और अपने आप को प्रस्तुत करता है कि आई एम ए लिटरेट पर्सन और हम प्रतिष्ठित लोग हैं। एक धारणा थी कि टाई वही लगाए जो ग्रेजुएट होता था। आज तो भैया ठेला वाला, रिक्शा वाला, फचका वाला, खमचा वाला भी टाई लगा देता है, विवाह में जाता है, दूल्हे की शादी में दूल्हा बनकर। तो वो खुद को ग्रेजुएट से कम नहीं समझता, भले ही उसके अंदर ज्ञान क से कम उत्तर वाला हो या ना हो, लेकिन वो खुद को ग्रेजुएट समझता है। खैर ये उसकी व्यथा है, क्योंकि आजकल टाई बाजार में 25 रुपया से लेकर 25,000 तक मिलता है, जिसकी जितनी क्षमता उतनी टाई खरीद लेता है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, हम बात कर रहे हैं ग्रेजुएट, क्योंकि हम जिस विषय पर आज आएंगे एमएलसी के चुनाव पर, लेजिस्लेटिव काउंसिल के बात करेंगे, तो निश्चित तौर पे ग्रेजुएट का बात करना ही होगा। तो स्नातक पास हमारे बिहार में कई यूनिवर्सिटियां हैं, अभी नया नया एक और यूनिवर्सिटी बना है, पूर्णिया विश्वविद्यालय पूर्णिया, जो मधेपुरा से कटकर बना है। तो जो ग्रेजुएट भाई लोग होते हैं वो ग्रेजुएट है या नहीं है, ये उनका विषय है भैया। अगर आप हैं और अगर आपने
ग्रेजुएशन किए हुए 3 साल पूरे कर लिए हैं, तो मैं ताल ठोक कर कहता हूं कि 100 में से 10% लोग ही होंगे जिनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल होगा। ग्रेजुएट कंस्टिट्यूएंसी में, स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में मात्र 10% लोग ही होंगे, चाहे वो ब्राह्मण हो, राजपूत हो, उमियार हो, कायस्थ हो, यादव हो, कुर्मी हो, कोयली हो, वैश्य वर्ग का कोई भी हो, या दलित हो, महादलित हो, संख्यक हो। 10% से ज्यादा लोगों का नाम स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में वोटर के रूप में नहीं है। आप गौर करके देख सकते हैं। इस बात की जानकारी मुझे बहुत पहले से थी, लेकिन जब हमारे गोविंद झा जी जो कोसी स्नातक क्षेत्र से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में, मुझे एहसास हुआ जब मैंने कंपेयरिंग किया, कुछ लोगों से संपर्क साधा, क्योंकि हम लोग के बड़े भाई और हमारे हर सुख दुख में साथी और हमको हमेशा सहयोग करने वाले बड़े भाई देवेश चंद्र ठाकुर जी भी तिरहुत स्नातक क्षेत्र से कई बार एमएलसी रह चुके हैं, इस बार भी चुनावी मैदान में हैं और बिहार सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। कोसी स्नातक क्षेत्र में का जब हम लोगों ने मुआयना किया तो पता चला कि लोग ग्रेजुएट तो हैं पर उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं। आप जरा सोचिए कि आप ग्रेजुएट हैं, यह बात सिर्फ आप जानते हैं और आपका विश्वविद्यालय, वो भी एक बार सर्टिफिकेट देने के बाद भूल गया होगा कि आप ग्रेजुएट है कि क्या है। और चूंकि ग्रेजुएट होने का प्रमाण पत्र आपके पास है, हमारे पास है, आपके पास है, तो वो सर्टिफिकेट हम लोग अपने ब्रीफकेस में रख दिए हिफाजत से, ताकि हम अपने बच्चों को दिखा सके कि नौकरी मिले या ना मिले लेकिन हम लोग ग्रेजुएट हैं। कैसा ग्रेजुएट है कि हमारे क्षेत्र से कोई स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से कोई एमएलसी बन के जाता है, हम उसको वोट भी नहीं कर सके। हम इतने इंटेलेक्चुअल हैं, हम इतने पढ़े लिखे हैं, हम इतने काबिल हैं, हम इतने जानकार हैं, हम इतने प्रबुद्ध हैं कि हम अपने क्षेत्र से निर्वाचित होने वाले एमएलसी को जान तक नहीं पाते। बल्कि बहुत लोगों को तो यह भी पता नहीं होता कि चुनाव स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का हो रहा है और हम इसके वोटर भी हो सकते हैं। अगर मेरी बातें कहीं गलत हो तो बताइएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। यह बड़ा दुख का विषय है। और इससे भी बड़ा आश्चर्य की बात तो यह है कि जो लोग चुनाव में लड़ते हैं वही लोग वोटर लिस्ट में रखते हैं, प्राप्त कर लेते हैं कहीं ना कहीं से। जुगाड़ टेक्नोलॉजी का तो भैया जमाना है ही। तो आप महसूस करिए, आप इस पर मंथन करिए कि अगर हम स्नातक होने पर हमको अगर प्रमाण पत्र मिलता है तो निश्चित तौर पर सरकार और निर्वाचन आयोग का यह कर्तव्य बनता है कि भारत के विभिन्न राज्यों में जहां जहां विधान परिषद है, मैं उस पर बात करूंगा कि इस देश में हमारे यहां क्या सिस्टम है पता नहीं चलता। यह अंग्रेजी हुकूमत, ये ब्रिटिश का शासनकाल से हम बाहर नहीं निकले। भले ही आज हमारे पास 56 इंच के सीने वाला देश का प्रधानमंत्री हो, लेकिन ब्रिटिश हुकूमत के कानून से हम बाहर नहीं निकले और ढकोस से संविधान की बात कर करके वैसे लोगों को सदन भेजते हैं जिनके अंदर यह योग्यता भी नहीं है। तो सरकार और निर्वाचन आयोग का यह कर्तव्य बनता है कि अगर आप स्नातक पास लोगों को ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी देते हैं, प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी देते हैं, उसी तरीके से आप अपने जहां जहां भी विश्वविद्यालय है उस विश्वविद्यालय से निर्वाचन आयोग को जोड़ दीजिए और जो जो लोग हैं ग्रेजुएट उनको वोटर कार्ड बना दीजिए। ग्रेजुएट कंस्टिट्यूएंसी का भी वोटर कार्ड बनाइए ताकि लोगों को पता चल सके कि हम वोटर हैं, हम ग्रेजुएट हैं। कम से कम इतना तो मेरे अंदर अधिकार है ही। भले ही हम आरक्षण के वजह से चुनाव में क्या करेंगे ये बात की बात है, भले ही आरक्षण की वजह से हमें नौकरियां न, लेकिन हम ग्रेजुएट हैं तो कम से कम एक योग्य
एमएलसी बना दे, ये अधिकार अगर हमारे ग्रेजुएट होने की वजह से मिलता है तो कृपया वह ऐसा हो रहा है। बहुत से लोग, मैंने तो कहा कि 10% मतलब 90% लोग आज बावजूद भी वोटर नहीं है। अब जरा सोचिए होगा, अब ग्रेजुएट है, किस बात के लिए ग्रेजुएट है भाई? क्या आप एक पन्ने में लिखकर अगर ब्रीफकेस में रखने के लिए अगर ग्रेजुएट है, क्योंकि नौकरी मिलेगा नहीं, तो आपका ये सर्टिफिकेट किस काम का? पहला काम प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत लोन लेने का, और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण काम है जो आप वंचित हैं वोटर होने का, और आपको ग्रेजुएट होने की वजह से सब चीजों से दूर किया गया है। ये राजनीति करने वाले राजनेता बड़ी बड़ी पार्टियां बना लेते हैं और इनका वजूद बड़ा हो जाता है, और इनके बढ़ते वजूद में लोग अंधभक्ति में शामिल हो जाते हैं, ये जानते ही नहीं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर 100 वोटर हैं तो 90 वोटर पढ़े लिखे भारतीय जनता पार्टी के साथ है, लेकिन उनका भी नाम ग्रेजुएट कंस्टिट्यूएंसी में नहीं है। अब आप सोचिए क्यों नहीं? आप ग्रेजुएट हैं और आपका नाम नहीं, तो आपने कभी पहल किया? तो आप कहते हैं, हमने कई भाइयों से पूछा तो बोला कि पता ही नहीं चलता कि कहां नाम दर्ज होगा, कैसे नाम दर्ज होगा, इसका प्रचार प्रसार भी नहीं होता। निर्वाचन समय में, जिस समय में अभी विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं, देखिए वर्चुअल रैली, डिजिटल रैली, वो रैला, साइकिल जुलूस, ये जुलूस, वो जुलूस, सब कुछ चलेगा, लेकिन एमएलसी के चुनाव में गांजा चोर, बालू चोर, पत्थर चोर, सड़क चोर, तरह तरह के चोर डकैत जितने भी माफियाज हैं वो इस बार भी सदन में चुन के चले गए, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उच्च सदन बनाया ही गया है, इसीलिए संभवतः हम उस विषय पर आएंगे। और ये विषय जो है बहुत ही गंभीरता के साथ आपको लेने की आवश्यकता है। तो आइए हम शपथ लेते हैं कि हम ग्रेजुएट हैं, तो इस बार हम अपना नाम निर्वाचन विभाग के माध्यम से, निर्वाचन आयोग के माध्यम से, इस बार हम ग्रेजुएट हैं, इस बात को प्रमाणित करने के लिए आप पहले अपना वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराइए। लोग जानेंगे भी नहीं कि आप ग्रेजुएट पास है। आपका एमएलसी नहीं जानता है कि उनके क्षेत्र में जो उनका जो स्नातक क्षेत्र है उसमें कितने ग्रेजुएट है, क्योंकि अगर मान लीजिए अगर कोसी क्षेत्र में 14 जिला है तो 14 जिला में 1,10,000 लोगों के आसपास वोटर है, तो आप सोचिए कि 14 जिला में मात्र उतना ही हम लोग ग्रेजुएट पास है। यह एक बड़ा चिंता का विषय है पूरे बिहार के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए, हर राज्य में यही हाल। तो आइए अपना नाम इस बार दर्ज कराएं और मजबूती के साथ खड़े हो, क्योंकि कम से कम हम एक योग्य उम्मीदवार चुन सके, वह वोट का अधिकार है। लेकिन हम कुछ स्नातक पास लोग का भी रेट खुल गया है, जो भी स्नातक वोटर है, कुछ लोग ऐसे भी हैं, उस 10% में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो स्नातक होने का अपना फीस वसूलते हैं। 3,000, 4,000, 5,000 जैसा कैंडिडेट मिल गया उतना पैसा लेके ही लोग वोट करते हैं। ऐसी धारणा बनाई गई है, या फिर नेताजी ऐसा करते हैं। कुछ नेता मुझे भी अप्रोच करते हैं कि ब्रजेश जी आपके पास 200 वोट है तो हम आपको 500 रुपए के हिसाब से दे देते हैं पैसा, आप जरा मैनेज कर लिए, 5,000 रुपए के हिसाब से दे देते हैं पैसा, तो जो मैनेज कर भाई। क्या जमाना आ गया भाई, हम 5,000 रुपए देंगे भाई, 5 लाख रुपए खर्चा करके ग्रेजुएट पढ़ के आए, अब 5,000 में गधा उम्मीदवार को चुनाव जीतने के लिए 5,000 रुपए में अपना वोट बेच दे। इतना बड़ा मूर्ख तो मैं नहीं, और ना ही मेरे जान पहचान वाले हैं, ना ही जिनको मैं जानता हूं, जिनको पहचानता हूं वो ऐसा करेंगे, और ऐसा करते भी नहीं हो। और जो लोग करते होंगे वो चोरी से पास किए हुए हैं, उनको क्या फर्क पड़ता है, उनको तो 5,000 कम से कम मिल गया, कोरोना के संक्रमण में मिल जाएगा तो बड़ी बात। ये विषय है, आपको ग्रेजुएट होने का आपको लाभ लेना चाहिए, और लीजिएगा। मुझे पूर्ण भरोसा है कि मेरा भाई, मेरे साथी, मेरे मित्र, मेरे अभिभावक, जिन जिन का नाम नहीं दर्ज हो पाया है स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में, वो नाम जरूर दर्ज करना। आइए हम बात करते हैं अब कोरोना से ग्रसित राजनेताओं की। अभी आपने देखा होगा, हंसी आती है और रोना भी। अभी बिहार विधान परिषद में चुनाव हुआ, कई लोग निर्विरोध है, कई लोग जब जुगाड़ का भैया खेला है, उसमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। भैया रेट खुला हुआ था, जिनको जिनको मिलना था मिल गया, कौन कितना में खरीदा, कौन कितना में बेचा,
ये तो खरीदने वाला देने वाला जानता है, क्योंकि खैरात में किसी को एमएलसी का पद जल्दी नहीं मिलता, कुछ लोगों को छोड़। तो अभी तो देख लीजिए कि कोरोना के संक्रमण में लोग चुनाव में एमएलसी बनने के लिए इतने व्याकुल थे कि राजद से 5 लोग भाग गए, और फिर से क्या हुआ सो आप जानते। और आप देखिए कि ये बेचैनी जल्दी से जल्दी एमएलसी बनने का, तो इलेक्शन के चक्कर में कोरोना के महाप्रलय है। और हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ राजनेता और बिहार विधान परिषद के सभापति, और मैं तो कह सकता हूं कि मेरे अभिभावक भी, आदरणीय अवधेश नारायण सिंह जी कोरोना के संक्रमण से ग्रसित हो गए, बल्कि पूरा परिवार संक्रमित हो गया। अभी सिर्फ अंदर चुनाव हुआ है, सदन के अंदर का चुनाव हुआ है, तब हमारे इस चुनाव के कारण हमारे अवधेश नारायण सिंह सभापति बिहार विधान परिषद कोरोना के संक्रमण से संक्रमित हो गए। अब जरा गौर से सोचिएगा कि अगर बिहार विधानसभा का चुनाव अगर इसी तरीके से हुआ भीड़ भाड़ तरह से, तो बिहार में महाप्रलय आएगा। और अभी जो मृत्यु दर न के बराबर है, बिल्कुल नगण्य के बराबर है, वह उंगली पर नहीं बल्कि आंकड़ों में गिना जाएगा। इस बात को आप गांठ बांध कर लिख लीजिए। लेकिन फर्क क्या पड़ता है, यहाँ तो कई लोग नेताजी लोग ग्रसित हो रहे। आदरणीय बिहार के सुशासन बाबू नीतीश कुमार जी और भी लोग थे उस कार्यक्रम में शामिल। रात भर नींद नहीं आई इन लोगों को जब तक रिपोर्ट निगेटिव ना आ गया। सोचिए बेचैनी कितनी है। लेकिन यह बेचैनी आम जनता के लिए क्यों नहीं, यह बेचैनी आम जनता के लिए क्यों नहीं। और कम से कम भाजपा को तो समझना चाहिए, देश के प्रधानमंत्री अभी चीन में लद्दाख जैसे मुद्दे पर लगे, उसमें इस समय चुनाव की क्या आवश्यकता है। अभी जरूरत है नेपाल और चीन के हर गंदी हरकतों को मुंह तोड़ जवाब देने की। और इस जवाब का लाभ भी मिलेगा बाद में। लेकिन यहां तो बेचैनी है कि टीआरपी घट गया तो कहीं बिहार विधानसभा चुनाव लूज न कर जाए। यही कारण है कि अब वर्चुअल यानी डिजिटल इलेक्शन की बातें हो रही है। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री जो अपने आप को प्रधान सेवक कहते हैं, चौकीदार कहते हैं, उनको तो यह बात समझना चाहिए था कि उनके सबसे लोकप्रिय प्रवक्ता संबित पात्रा भी कोरोना के संक्रमण से संक्रमित हो गए थे। और बिहार में अभी हमारे सभापति और बहुत से नेता संक्रमित हुए। मैं उनकी बात नहीं करूंगा। कम से कम ये बात भारत के प्रधानमंत्री जो हमेशा अपील, आजकल टीवी पे बहुत ज्यादा अपील कर रहे हैं, आते हैं, उद्बोधन करते हैं, उनको इस बात को समझना चाहिए कि बिहार ही नहीं पूरा देश बहुत ही संक्रमित है। और हम बिहारी लोग, पूरी दुनिया जानती है कि हम बिहारी सब पर भारी, मौका मिला तो सबको उखाड़ी, इसलिए सब लोग डरते हैं बिहारी से। और यही कारण है कि बिहार को लोग समझते नहीं और कुछ भी टिप्पणी करते हैं। क्वेश्चनों का सिलसिला रखेंगे, अभी लोग थोड़ा मुद्दे पर बात कर ले। अविनाश तिवारी जी का आया हुआ है, हम सबका पढ़ेंगे, मुद्दा बहुत ज्यादा नहीं है। तो ये जो संक्रमण है इस चीज को समझना चाहिए और इस मुद्दे को गंभीरता से समझना चाहिए, क्योंकि एमएलसी के चुनाव में मात्र कुछ लोगों की जगह पे चुनाव हुआ, सदन में चुनाव हुआ, तब यह संक्रमण का हाल है। इसलिए इन बातों को समझना चाहिए। आइए हम थोड़ा बात कर ले। अभी बहुत चर्चित मामला, हम एमएलसी के मुद्दे पर चूंकि समाप्त करेंगे, उसी मुद्दे पर हम बात कर ले। अभी उत्तर प्रदेश में, बल्कि पूरे भारत में शायद ही किसी का मोबाइल हो जिसके मोबाइल के फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ट्विटर में, इंस्टाग्राम में, टेलीग्राम में विकास दुबे का चर्चा न हो रहा। आज का मतलब नरेंद्र मोदी से भी ज्यादा लोकप्रिय चर्चित हो गया है। लोकप्रिय इसलिए कहे भैया क्योंकि विकास दुबे, हम उस मुद्दे पर आएंगे क्योंकि विकास दुबे जिस चरित्र के हैं, जिस कैटेगरी के, उस पर ही बात करेंगे। मैं किसी का गुणगान नहीं करता। अगर मेरा बाप, मेरा भाई, मेरा बेटा, मैं खुद अगर क्रिमिनल एक्टिविटी में शामिल रहूंगा तो गुंडा को गुंडा ही कहा जाएगा। लेकिन हम अभी बात कर रहे हैं विकास दुबे की लोकप्रियता। विकास दुबे को लोकप्रिय बना दिया गया, इतना लोकप्रिय बना दिया गया, देश का बच्चा बच्चा जान गया
गया कि विकास दुबे नाम का एक दुर्दांत कुख्यात अपराधी है जिसके नाम से उत्तर प्रदेश सरकार की पैंट गीली हो जाती है। यह बात मैं नहीं कह रहा भैया, उत्तर प्रदेश की पुलिस की हरकतें कह रही है। अभी आप देखे होंगे, खुद विकास दुबे की मां ने कहा है कि मेरा बेटा अपराधी है। अब नरेंद्र मोदी देश में जा रहे हैं, किसी दूसरे देश में, अब वहां क्या क्या सेटिंग कर रहे हैं वो अपनी माताजी को बताते हैं क्या, अपने भाई को बताते हैं क्या, अपने रिश्तेदार को बताते हैं क्या? कोई भी पदाधिकारी, IAS हो, IPS हो, जिला स्तर का पदाधिकारी हो, थाने का पदाधिकारी हो, ब्लॉक का पदाधिकारी हो, वो दिन भर किससे मिला, किससे कितना घूस लिया, किसको कितना अनुदान दिया, या अपने परिवार वाले रिश्तेदार को, अपनी माँ को, अपने पिता को बताता है क्या? नहीं बताता, और बताना भी नहीं चाहिए, क्योंकि गोपनीयता मुद्दा और गोपनीयता का अपना एक ख्याल है। बावजूद इसके अगर विकास दुबे की मां ने यह बात कही है कि मेरा बेटा आपराधिक चरित्र का है, उसको गोली मार दो, वो अपराधी है, उसको गोली मार दो। बल्कि पूरे भारत का हर ब्राह्मण संगठन और हर ब्राह्मण समाज यह बात कह रहा है कि विकास दुबे जैसे गुंडा पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन विकास दुबे के नाम पर जो उसके घर वाले और उसके गाड़ी और उसके मकान के साथ किया गया है, यह उत्तर प्रदेश की सरकार की घृणित मानसिकता का परिचय कराता है। अरे भैया, बहुत बहादुर है आप, योगी है आप, बहुत अच्छी बात है, आप एक त्यागी पुरुष है, मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूं, सलाम करता हूं। आप तो इतने त्यागी कर्मठ है कि अपने पिता की मृत्यु हो जाने के बाद भी आप उनके अंतिम संस्कार में शामिल तक नहीं होने जा पाने का समय आपके पास बच गया। आप इतने समर्पित हैं आम जनता के लिए, धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन मैं जानता हूं कि हम लोग का फेसबुक पर जो लाइक शेयर का बहुत सारा चीज इसलिए नहीं बढ़ पाता क्योंकि कई सिस्टम लगे हुए हैं कि ब्रजेश मिश्रा की बातें राष्ट्रीय और विश्व के पटल पर ना पहुंच पाए, इसका पूरा जुगाड़ लगाया जाता है। खैर कोई बात नहीं, हम 5 ही लोगों के पास ही पहुंचेंगे, लेकिन अच्छी बात पहुंचेगी। विकास दुबे पर जो कार्रवाई हो रही है, निश्चित तौर पर उनको इनकाउंटर में मार देना चाहिए, कोई ऐतराज नहीं होगा किसी ब्राह्मण को। मैं दावे के साथ कर रहा हूं, कोई ब्राह्मण इसके लिए अपने आप को दोषी नहीं मानेगा कि हम क्या कह रहे हैं। विकास दुबे का जितनी आप चर्चा करिए वो करिए, पुलिस का काम है, हम उस पर हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि विकास दुबे का मकान अवैध रूप से उनका गाड़ी बगैर सरकारी सिस्टम के जो गाड़ी खरीदे होंगे, उनका DTO के यहाँ से उनका रजिस्ट्रेशन हुआ होगा, ये सब फेक था क्या? और अगर फेक था तो 4 साल से क्या कर रहे थे? सरकार बने हुए आपके लिए अब समय होने को चल पड़ी, तो आप इस बात को समझने की जरूरत है। अगर विकास दुबे अपराधी है, उसको पकड़िए और उसको जेल भेजिए, उसको फांसी दीजिए, इनकाउंटर कीजिए, ये आपकी सरकार का, आपकी पुलिस का मामला है। लेकिन बड़ा मन में व्याकुलता इसलिए हो जाता है कि जितना उत्साह उत्तर प्रदेश की पुलिस को विकास दुबे के मकान को ध्वस्त करने में, गाड़ी को चकनाचूर करने में जितना मशगूल दिखा, क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस की औकात और योगी सरकार की औकात मुख्तार अंसारी को उसी तरीके से ट्रीट करने का है क्या? अगर है तो जरा दिखा दीजिए वो मकान ध्वस्त करके, दिखा दीजिए वो गाड़ी ध्वस्त करके, आपको पता चल जाएगा स्थिति क्या है। अरे योगी आदित्यनाथ जी, हम ब्राह्मण हैं और हमेशा क्षत्रियों का सम्मान करते आए हैं, हमेशा राजा को तिलक लगाते आए हैं, उनको यशस्वी भला होने का आशीर्वाद देते आए हैं, और आपको भी दिया है हम लोगों ने। आप अगर चुन कर रहे हैं उसमें ब्राह्मण वोटों का भी बहुत बड़ा योगदान है, ये बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में हमारी जनसंख्या क्या है ये आपको अच्छी तरीके से मालूम है। उत्तर प्रदेश की पुलिस इतना ही ताकत मुख्तार अंसारी को लगाए तो निश्चित तौर पे आप बधाई के पात्र हैं। और मैं तो ये कहूंगा
कि कोई भी पुलिस हो, अगर कोई अपराधी है, चाहे वो ब्रजेश मिश्रा ही क्यों ना हो, अगर कोई व्यक्ति अपराधी है, सरकार और पुलिस उससे परेशान है, तो आप उसकी संपत्ति को जब्त कर लेते। वो मकान तोड़ने से क्या मिला? विकास दुबे पकड़ा गया, वो स्कॉर्पियो, वो फॉर्च्यूनर को ध्वस्त कर देने से विकास दुबे की अरेस्टिंग हो गई। क्या फायदा हुआ? इसका फायदा क्या हुआ? आप एक अच्छी सरकार चला रहे थे, राम राज ला रहे थे, लेकिन आप देखिए आपकी पुलिस ने जो घृणित कार्य किया है, इससे बड़ी बदनामी हो रही है आपकी। विकास दुबे को लोकप्रिय बना दिया आपने। मैं नहीं जानता था विकास दुबे कौन है, मैं नहीं जानता था। मैं पत्रकारिता करने के बावजूद भी अब मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बड़ी बड़ी बात करने वाले बड़े बड़े पत्रकार भी शायद विकास दुबे को नहीं जानते होंगे। भले ही आज अपने आप को ये मारा, वो मारा, ये किया, वो किया की बातें आ रही हैं। अगर विकास दुबे की संपत्ति को जब्त कर लिया जाता, जो गाड़ियां थी उसको पुलिस ले जाती, उसी गाड़ी से पेट्रोलिंग होता, क्या फर्क पड़ता? गाड़ी जब फैसला होता तो समझा जाता, तो उस संपत्ति का सदुपयोग किया जा सकता था। ध्वस्त करने से कुछ मिला नहीं। ध्वस्त करने से यही मिला कि विकास दुबे पूरे ब्राह्मण समाज के हर बच्चे के संज्ञान में चला गया कि विकास दुबे नाम का भी कोई आइटम है। एक ऐसा विकास दुबे नाम का ब्राह्मण था है जिससे उत्तर प्रदेश की पुलिस थर थर कांपती थी। यही तो दिख रहा है, जिस तरीके से ध्वस्त किया गया गाड़ी और मकान, इसे तो यही दिखा। अब जरा बताइए कि मकान ध्वस्त कर दिया, गाड़ी ध्वस्त कर दी, उसके माँ, उसके परिवार के अन्य सदस्य गुंडे नहीं है। कानून यह कहता है कि अपराध से नफरत करो, अपराध से नफरत करो, तो विकास दुबे से नफरत करो। कोई नहीं रोकेगा। विकास दुबे को पकड़िए, जल्द से जल्द जेल भेजिए, बहुत तारीफ होगी आपकी। लेकिन विकास दुबे को अपने ब्रांड एम्बेसडर बना दिया, तब इस तरीके से प्रचलित करा दिया, पॉपुलर करा दिया कि हर एक मोबाइल में हर मिनट विकास दुबे, विकास दुबे, विकास दुबे, विकास दुबे। लग रहा है कि जो नेता लोग खोज रहे थे विकास विकास विकास, वो लगता है कि मिल गया, वो लगता है कि इस बार मिल गया। लेकिन जरा उत्तर प्रदेश की पुलिस जो अपने आप को चुलबुल पांडे सिंघम के रूप में प्रस्तुत कर रही है, अपने आप को इनकाउंटर स्पेशलिस्ट दयानिधि के रूप में जो अपने आप को फोकस कर रही है, जरा हम उनसे जानना चाहते हैं कि 100 से ऊपर हमारे ब्राह्मण भाइयों की हत्या हुई उत्तर प्रदेश में, क्या वो भी गुंडे थे? क्या वो अभी गुंडे थे? और अभी हाल ही में, अभी 2 ही दिन पहले प्रयागराज, जिसका नाम इलाहाबाद था, बदलकर प्रयागराज कर दिया गया, 5 ब्राह्मण की हत्या हो गई। पुलिस पकड़ पाई अपराधी को? फट के बारात लग जाता है इनका। ये लोग राजनीतिक संरक्षण में, कभी मुलायम सिंह की सरकार हो तो उनके लिए काम करते हैं, कभी फलनवा का सरकार हो तो उसके लिए काम करते हैं, और अभी चिरनवा हो तो उसके लिए काम। आप ईमानदारी से काम करिए, कोई निंदनीय बात नहीं है। विकास दुबे गुंडा है तो उसका एनकाउंटर होना ही चाहिए, और आप करके दिखाइए, बधाई के पात्र हैं। लेकिन उस माँ को, उस बहन को, उस बेटी को, उस भाई को, उस बेटा को, उस के परिवार को बदनाम करने का जो षड्यंत्र है वो बंद करिए, जो बंद होना चाहिए। नहीं तो विकास दुबे तो हीरो हो गए भाई। विकास दुबे को लोग पहले जानते थे कि दाऊद इब्राहिम बहुत बड़ा गुंडा है उत्तर प्रदेश का, छोटा शकील बार, अबू सलेम, मुख्तार अंसारी, बड़ा कई ब्राह्मण ऐसे हैं युवा जिनको तो लग रहा है कि कोई बात नहीं, कम से कम एक तो भाई था हमारा ब्राह्मण की, जिसके पूरा सिस्टम को हिला कर रख दिया। उसने इतना सिस्टम हिला कर रख दिया था कि उसको गाड़ी पर जिस तरीके से गुस्सा निकाला गया, उसके मकान पर गुस्सा निकाला गया। लोग कहते हैं कि उसके घर के अंदर बंकर था, तो उसका इस्तेमाल करती गोपनीय पुलिस, उसको जब्त कर लेती, उस मकान को सरकारी संरक्षण में ले लिया जाता, उस मकान को सरकार अपने कब्जे में लेकर एक बढ़िया विभाग खोल देता। अगर बंकर इतना काम लायक था तो उसका सदुपयोग किया जाता। लेकिन मुख्तार अंसारी के नाम पर अच्छे पुलिस वाले की पैंट से मूत निकल जाती, क्योंकि पता है कि ब्राह्मण विरोध तो नहीं करेगा, सड़क को उतर के करेगा भी नहीं, क्योंकि हम हमारे लिए, हमारे समाज के लिए राष्ट्र सबसे पहले, सरकारी संपत्ति का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ये संकल्प हम लोगों का है। हमें आरक्षण का लाभ मिले या न मिले, हमें SC ST के तहत फंसाया जाए,
छोड़िए उत्तर प्रदेश और विकास दुबे की बातें सरकार जाने, क्योंकि मेरे कई मित्रों ने मुझे फोन किया था मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से कि भाई जी विकास दुबे पर क्या कर रहे हैं आप। बोले क्या कीजिएगा भैया, विकास दुबे पर तो बात करेंगे, मुख्तार बाबा पर कौन बात करेगा। मुख्तार बाबा को लगता है कि मुफ्ती बाबा बन गए, ये मुख्तार अंसारी को कौन बात करेगा। डर के हमारे बात नहीं करते, या फिर मुसलमान एक बार सड़क पर उतर के आंदोलन करने लगेगा, सीएए और एनआरसी मुद्दे की तरह हरकत करने लगेगा। इस वजह से ऐसा नहीं किया जाता, और नहीं किया जाता तो विकास दुबे के साथ आपने जो किया वो बिल्कुल गलत है। अगर आपके नजरों में गुंडा का हाथ अगर विकास दुबे के घर की तरह है, तो वो गुंडा किसी भी जाति का हो, किसी भी बिरादरी का हो, किसी भी धर्म का, किसी भी क्षेत्र का हो, एक ही फार्मूले पर काम होना चाहिए। लेकिन ऐसा होगा नहीं, औकात ही नहीं, मुख्तार अंसारी के ऊपर उंगली उठाने की औकात नहीं, क्या बात करेंगे। हाँ, तो अभी कोरोना के संक्रमण में ये जो मौलाना साहब था, जो सलाद खिला दिया पूरे भारत को कोरोना का, मौलाना साहब को पकड़ने की ताकत कहाँ है। घर धो देंगे आप, गाड़ी चूक कर देंगे आप, नहीं हो पाएगा। 56 इंच रखने से मौलाना साहब को पर कुछ असर नहीं पड़ने वाला। और आपके शाहीन बाग में एक आईबी के ऑफिसर को चाकू से गोद कर हत्या कर दिया गया। उन तमाम गुंडे को क्या हुआ है जरा देख लीजिए। वो ताहिर हुसैन का क्या हुआ। तोड़ने की कोई सरकार है हिम्मत, क्योंकि पता है कि राम मंदिर से जखीरा निकले ना निकले, लेकिन जामा मस्जिद टाइप जगहों से बारूद का एक बड़ा जखीरा निकल सकता है और देश में एक बड़ी परेशानी का सबक बन सकता है। लेकिन हम हिंदू हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम सवर्ण हैं, तो हो गई। राजा भैया को परेशान किया जाएगा ही, क्योंकि राजा भैया तो सच बात बोलेगा। तो सच बात बोलने वालों को दबाइए मत कीजिए परेशान, अन्यथा विकास दुबे जैसे लोग हीरो बनते चले जाएंगे। कोई नहीं जानता था भैया, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जितना उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा का और मौर्य केशव प्रसाद मौर्य जी का नाम जितना लोग नहीं जानता होगा देश भर में, उतना नाम जान गया विकास दुबे का पूरे दुनिया के लोग। ये विकास दुबे का ब्रांडिंग का क्या मतलब है भाई, ये क्या मतलब है। और देश के ब्राह्मण संगठन लालची लोग 80% बिना रजिस्ट्रेशन के चला रहे ब्राह्मण संगठन। सरकार को इस दिशा में काम करना चाहिए कि किसी भी जाति का कोई भी संगठन अगर अनधिकृत रूप से चल रहा है उस पर प्रतिबंध लगाइए, और जो जाहिर लोग हैं उनको सुरक्षा और अधिकार भी दीजिए ताकि समाज के हित में वो काम कर सके। चाहे वो संगठन जाति का संगठन, चाहे वो दलित का हो, महादलित का हो, संख्यक का हो, ब्राह्मण का हो, सवर्ण का हो, पिछड़ा का हो, अति पिछड़ा का हो। आपके जब उसके लोग सुरक्षा की बात करते हैं तो लोग नहीं मिलता। मैंने भी मांगी सुरक्षा, जांची हो रहा, कागजें आती है सरकार से, गृह विभाग से, डीजीपी ऑफिस से, इधर से उधर से, होता कुछ नहीं। तो ऐसे लोगों पर प्रतिबंध लगना चाहिए। और आपराधिक चरित्र के लोगों को गुणगान करने का सरकार ने, मैंने नाम नहीं लिया था कभी आज तक विकास दुबे का, कभी भी नहीं लिया था, लेता भी नहीं किसी का। बहुत लोगों को जानता हूं, हर जाति के लोगों को जानता हूं, कौन कहाँ का दबंग है, क्या करता है नहीं करता है। लेकिन और पुलिस भी जानती है, राजनीति से प्रेरित होकर विकास दुबे के साथ किया गया घर का और मकान का बात कर रहे हैं। विकास दुबे के साथ जो करना है करिए, आप स्वतंत्र हैं, कानून से बड़ा कोई नहीं, मैं भी नहीं, कोई भी नहीं, देश में कोई भी नहीं। जब देश के प्रधानमंत्री नहीं, राष्ट्रपति नहीं, तो हम और ब्राह्मण संगठन की औकात क्या। लेकिन मकान और संपत्ति का अगर कोई भ्रष्ट है उसका सदुपयोग सरकार करे, प्रशासन करे। हमारे यहाँ बिहार में भी एक चारा घोटाला का नाम पर एक व्हाइट हाउस है पटना, उसे कोई मालिक ही नहीं आज तक। हमारे यहाँ भी एक व्हाइट हाउस है म्यूजियम के ठीक सामने, पटना जादूगर जिसको कहते हैं ठीक सामने, उसका कोई मालिक ही नहीं। सरकार ने उसको जब्त कर लिया और सरकार ने अपने विधि का अपना एक
निश्चित तौर पर इस मामले में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बधाई के पात्र हैं, क्योंकि आय से अधिक संपत्ति रखने वाले का मकान जब्त कैसे किया जाता है यह बात जानते हैं। अब इसका मतलब ये मत सोचिएगा कि मैं नीतीश कुमार का से मेरा जुगाड़ लग गया, ये मत सोचिएगा। जो काम अच्छा होगा चाहे वो कोई करे, विरोधी लोग ही क्यों न करें, मैं उसकी तारीफ जरूर करूंगा, क्योंकि मैं चाणक्य का शिष्य हूं और चाणक्य ने यह बात कही है कि सच को सच बोलो और सच को केवल सच बोलो, यही तुम्हारा काम। तो ये काम होना चाहिए था अगर यही सीख ले लिए होते, क्योंकि मोदी जी का साइकिल योजना, पोशाक योजना अगर नरेंद्र मोदी ले सकते हैं तो ये भी योजना ले लेना चाहिए था उत्तर प्रदेश के लोगों को कि विकास दुबे के संपत्ति को सरकारी इस्तेमाल करते। खैर चलिए, बात को हम यही खत्म करते हैं। विकास दुबे जी का चैप्टर को हम लोग यही क्लोज करते हैं। जय भोलेनाथ। इसी तरीके से शक्ति हमारे अंदर देते रहिए। एक अविनाश तिवारी जी, अभी क्वेश्चन मत दीजिएगा, थोड़ा एमएलसी वाला मुद्दे पर बात कर ले। अविनाश तिवारी जी ने लिखा कि आप गलत क्यों बोल रहे हैं, भूमिहार है का बहुत गलत बात करते भैया, लिखते मैं इसको पढ़ नहीं सकता। प्रचार करते हो और सही लोगों को गलत समझते हो। ब्रजेश भाई आप सही हैं, आपकी मुखार बिन से जो शब्द निकल रहे हैं वो सही है। देखिए अविनाश भाई, परशुराम भगवान या कोई भी भगवान अगर कोई हमसे छीन रहा है तो इसके लिए जिम्मेवार हम हैं जिम्मेवार। अब तो हम जाति कहता है कि हम चाणक्य हैं और हम छोड़ देंगे। ब्राह्मण ही नहीं कहना चाहता कि हम चाणक्य हैं, ब्राह्मण ही नहीं कहना चाहता कि हम परशुराम हैं। तो अगर कोई कहेगा तो क्या बात पड़ता है? आप गौर से सोचिएगा अविनाश तिवारी भाई कि भगवान परशुराम का जयकारा जितना ब्राह्मण नहीं लगाते बाकी लोग लगाते। जिस दिन खासकर बिहार में आप यही राजस्थान चले जाइए, हरियाणा चले जाइए, पंजाब चले जाइए, दिल्ली चले जाइए, उत्तर प्रदेश चले जाइए, महाराष्ट्र चले जाइए, निश्चित तौर से आपको भगवान परशुराम के अंदर और उनके अंदर से मिली हुई प्रतिभा जो ब्राह्मणों के भीतर है वो दिखाई देगा। लेकिन बिहार में राजनीति से प्रेरित होकर हम भगवान परशुराम का नाम लेते और आधा लोग आप जिसका नाम लिए मैं पढ़ा नहीं, जान के नहीं पढ़ा। आप समझ रहे हो, आपने लिखा है तो लोग पढ़ भी रहे हो। क्योंकि मेरा काम सवर्णों को जोड़ना है और यह नहीं कि सिर्फ सवर्ण को जोड़ना चाहते, हमारा प्रेम अति पिछड़ा दलित महादलित से भी है। हम समाज के सजग प्रहरी के रूप में काम करना चाहते और कर भी नहीं। भगवान परशुराम और जय चाणक्य का अगर हम ब्राह्मण है, अगर हम सवर्ण है, तो निश्चित तौर पर दो ऐसे व्यक्तित्व निश्चित तौर पे आज भी है। भगवान परशुराम तो भगवान है, उनकी आराधना करेंगे तो आपका कल्याण होगा। लेकिन दो ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनको अगर आप जीवन में याद करके रखेंगे, अपने घर में अगर उनकी तस्वीर लगा के रखेंगे तो आपके अंदर, आपके परिवार के अंदर एक उर्वरा शक्ति का निर्माण होगा। वो दो व्यक्तित्व है आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य और आर्यभट्ट। ये दो ऐसे व्यक्तित्व है जो किसी जाति से बांधा नहीं जा सकता। ये हमारे और आपके लिए गर्व का विषय है कि वो ब्राह्मण कुल में जन्मे थे। लेकिन हम ब्राह्मण क्या आचार्य चाणक्य की तस्वीर अपने घरों में रखते हैं? आर्यभट्ट की तस्वीर रखते हैं? नहीं रखते। क्यों? क्योंकि हम तो डर के मारे ब्राह्मण ही खुद को कहने से बचना चाहते हैं। हमने अपने बच्चों के टाइटल से, बच्चों के नाम से टाइटल हटा दिया। क्या भाई? तो कब नाम रहेगा? मैंने भी हटा दिया था, लेकिन मैंने अब फिर से लगा कि नहीं, बिल्कुल गलत, हम लोग गलत करने जा रहे हैं। हमने सुधारा। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे साथियों, मेरे अभिभावक, आपको हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप अपने घर में आचार्य चाणक्य की तस्वीर लगाइए, आर्यभट्ट की तस्वीर लगाइए। आपके घर में गुंगा बाला लंगड़ा लूला जो भी भाई होगा वो अभी बोलने लगेगा। मैं इस बात को भरोसा दिलाता हूँ। एक बार आचार्य चाणक्य विष्णुगुप्त चाणक्य की तस्वीर अपने घर में लगा के देखिए, आपको नतीजा, आपको रिजल्ट मिलेगा। आइए अब हम बात करते हैं एमएलसी चुनाव। आज हमारे भाई लोग बहुत कम संख्या में चुने। खैर कोई बात नहीं, हताश नहीं होंगे, निराश भी नहीं होंगे, क्योंकि सबका समय है। अंधभक्ति में होंगे लोग, वर्चुअल रैली में होंगे लोग,
किसी नेता का झोला उठाए हुए होंगे लोग, तो कहां से सुनेंगे ब्रजेश मिश्रा की बातें, कहा क्यों सुनेंगे प्रदीप पांडे की बातें। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आइए बिहार विधान परिषद की बात तो करेंगे ही। सबसे पहले जो विधान परिषद है, आप देखिए कितनी बड़ी विडंबना है। इस देश में 31 राज्य में मात्र आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में ही विधान परिषद है। आंध्र प्रदेश विधान परिषद, बिहार विधान परिषद, कर्नाटक विधान परिषद, महाराष्ट्र विधान परिषद, तेलंगाना विधान परिषद, उत्तर प्रदेश विधान परिषद। और बढ़ते हुए राजनीति में नाराज नेताओं को संतुष्ट करने के लिए और कुछ राज्यों को मंजूरी मिल गई है विधान परिषद बनाने की, जिसमें राजस्थान, असम, उड़ीसा, ये 3 राज्य को मंजूरी मिल गई है विधान परिषद बनाने की। आप जरा सोचिए कि जब 31 राज्य है तो भैया यह मेहरबानी कुछ ही राज्य पर क्यों यह मेहरबानी के कारण, इसके पीछे तर्क है। और गौर करके सोचिएगा कि कोलकाता ब्रिटिश हुकूमत का एक बहुत चर्चित और मुख्य केंद्र बिंदु के रूप में लोकप्रिय था, लेकिन उसको यह नहीं मिला। आप जरा सोचिए कितनी बड़ी रणनीति के तहत काम किया जाता है। बिहार विधान परिषद का एक परिचय, बिहार उड़ीसा विधान परिषद का जन्म भारत सरकार अधिनियम 1991 के तहत 7 फरवरी 1921 को हुआ था। संयुक्त प्रांत के प्रथम भारतीय राज्यपाल श्री सत्येंद्र प्रसाद बरोद सिन्हा ने इसका उद्घाटन किया, परंतु इसके पूर्व इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 तथा 1909 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1912 के तहत विधान परिषद की स्थापना हो चुकी थी। 20 जनवरी 1913 को बांकीपुर स्थित परिषद कक्ष में सर्वेले के सभापतित्व में संयुक्त विधान परिषद की 5 बैठकें हुई। उस समय यह परिषद बिहार और उड़ीसा के लेफ्टिनेंट गवर्नर की परिषद कहलाती थी। 7 फरवरी 1921 को जब बिहार उड़ीसा विधान परिषद अस्तित्व में आई तो सर वाल्टर मांडे प्रथम सभापति मनोनीत हुए। 28 मार्च 1936 को बिहार के लिए अलग बिहार विधान परिषद गठन किए जाने का आदेश हुआ। 1929 में बिहार विधान परिषद अपने वर्तमान भवन में काम करने लगी। आज इसके परिसर में एक भव्य एनेक्सी तथा कबीर वाटिका का इजाफा भी हो गया है। अब यह परिषद एक गौरवशाली सदी की ओर अग्रसर है। भाइयों, ये है हमारा परिचय बिहार विधान परिषद का। अब जरा सोचिए कि बिहार विधान परिषद बिहार राज्य में लोकतंत्र के मतलब कहा जाता है कि यह सर्वोच्च सभा है, बड़ा सभा है। इसके सदस्य अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा चुने जाते हैं। कुछ सदस्य राज्यपाल के द्वारा मनोनीत भी किए जाते हैं। बिहार विधान परिषद विधान मंडल का एक अंग है। अब सवाल की बात है भैया, जब विधान परिषद है तो इसके सदस्य होंगे, सदस्यों का कार्यकाल होगा। सदस्य के कार्यकाल, इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, लेकिन प्रत्येक 2 साल पर 1/3 सदस्य हट जाते हैं। एक साथ इसके विपरीत विधान परिषद उच्च सदन में एक अस्थायी निकाय है और भंग नहीं किया जा सकता। विधान परिषद का प्रत्येक सदस्य एमएलसी 6 साल की अवधि के लिए कार्य करता है। एक परिषद के सदस्यों में से 1/3 की सदस्यता हर 2 साल में समाप्त हो जाती है। यह व्यवस्था राज्यसभा के समान है। इस तरीके से ये सदस्यों का कार्यकाल है, इसकी संरचना
राज्य के विधान परिषद का आकार राज्य के विधानसभा में स्थित सदस्यों के मूल संख्या की 1/3 से अधिक नहीं और किसी कारण से 10 सदस्यों से कम नहीं हो। जम्मू कश्मीर के विधान परिषद को छोड़कर विधान परिषद में बिहार के विधान परिषद में कुल 75 सदस्यों की व्यवस्था की गई है, यानी कि सदस्य हैं। अब स्वाभाविक सी बात है, इनका निर्वाचन परिषद के लगभग 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा ऐसे व्यक्तियों में से चुने जाते हैं जो इसके सदस्य नहीं है। दूसरा इसी पॉइंट में निर्वाचन का है, 1/3 निर्वाचिका द्वारा, जिसमें नगर सेविकाओं के सदस्य, जिला बोर्ड और राज्य में अन्य प्राधिकार के सदस्यों सम्मिलित द्वारा चुने जाते हैं। तीसरा 1/12 का चुनाव निर्वाचिका द्वारा ऐसे व्यक्तियों द्वारा किया जाता है जिन्होंने कम से कम 3 वर्ष तक राज्य के भीतर शैक्षणिक संस्थाओं में अध्ययन में लगे रहे, माध्यमिक विद्यालयों के नीचे नहीं, ऊपरी शिक्षा में लगे रहे। चौथा 1/12 का चुनाव पंजीकृत स्नातकों द्वारा किया जाता है जो 3 वर्ष से अधिक समय पहले पढ़ाई समाप्त कर ली है। मैंने बताया था आपको ग्रेजुएट स्नातक के बारे में, तो वही बात यहाँ आई कि 1/12 का चुनाव पंजीकृत स्नातकों द्वारा किया जाता है जो 3 वर्ष से अधिक समय पहले वो पढ़ाई समाप्त कर ली है। शेष जो सदस्य हैं वो राज्यपाल द्वारा साहित्य, विज्ञान, समाज आंदोलन और शैक्षणिक क्षेत्र के लोगों को राज्यपाल के द्वारा उनके क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों में से नियुक्त किए जाते हैं। ये है आपका निर्वाचन। हम बात करेंगे अभी, योग्यता चाहिए भैया, आप एमएलसी होंगे तो योग्यता तो चाहिए, भले ही अंगूठा छाप हो। ये बड़ी बड़ी बातें कानून दिखाई तो दे रहा है आपको, इन पन्नों में, पुस्तकों में भी दिख जाएगा आपको। अब जरा इनकी योग्यता के बारे में भी जान लीजिए कि एमएलसी बनने के लिए योग्यता चाहिए। पहला, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल होना ही चाहिए। 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। एमएलए बनने के लिए 25 साल और एमएलसी बनने के लिए 30 साल। लगता है इसमें भी कुछ रिजर्वेशन का खेला है कि विधानसभा जो जनता के द्वारा चुने गए लोग हैं उनको लिए 25 साल का उम्र, और जो एमएलसी बनेंगे उनके लिए 30 साल का उम्र। हो सकता है कि उच्च सदन कहा गया है तो 5 साल उम्र में उच्च हो, ये भी मामला हो सकता है। खैर, ये योग्यता है। इसमें तीसरा, जो व्यक्ति जो एमएलसी बनेगा मानसिक रूप से असमर्थ नहीं हो। बड़ा हंसी लगता है कि भैया जो मानसिक रूप से असमर्थ और दिवालिया नहीं होना चाहिए। आप जरा सोचिए, मानसिक रूप से अगर कोई दिवालिया घोषित हो गया हो तो किसी काम में लायक नहीं है, कोई एमएलसी बनेगा। खैर, चौथा है इसके अतिरिक्त उस क्षेत्र जहां से वो चुनाव कि मतदाता का नाम भी होना आवश्यक है। अगर वो ग्रेजुएट कंस्टिट्यूंसी में है या किसी क्षेत्र में किसी भी, जैसे विधानमंडल का भी है सदस्य, कई क्षेत्र जैसे कि मैंने बताया, इस तरीके से ये योग्यता है। अब जरा आप सोचिए कि राज्यपाल, छोड़िए राजनीति की बातें, एमएलसी महोदय का चयन तो हो गया। आप उठाकर देख लीजिए, अभी बिहार विधान परिषद में अवधेश नारायण सिंह, केदार पांडे जैसे लोग, सलमान राजीव जैसे लोग, कितने लोग हैं जो अपने पद की गरिमा, अपने पद की महत्ता को समझते हैं। मंगल पांडे जी भी उसी के सदस्य हैं, नीतीश कुमार जी भी उसी के सदस्य हैं, हमारे बिहार के कर्मठ, बिहार के नरेंद्र मोदी, सुशील मोदी भी उसी सदन के सदस्य हैं, राबड़ी देवी जी उसी सदन के सदस्य हैं। बहुत से लोग सदस्य हैं जो वहां फेल हो जाते हैं, यहाँ पास हो जाते हैं। जो विधानसभा के चुनाव में फेल हो जाता है वो एमएलसी के चुनाव में पास हो जाता है। लगता है कि अब मेरा भी नंबर आने वाला है। ये स्थिति है भैया। अब आप गौर करके सोचिए कि स्नातक क्षेत्र, एक एमएलए को, जो विधानसभा का एमएलए है, उसको एक छोटा सा एरिया दिया जाता है।
उसकी संख्या भी अधिक है, 243 है, इसलिए एक माना जा सकता है कि छोटा क्षेत्र दिया जाता है। लेकिन आप गौर से सोचिएगा कि तिरहुत स्नातक क्षेत्र और आपका पटना स्नातक क्षेत्र उससे भी बड़ा कोसी स्नातक क्षेत्र, आप गंगा इस पार और उस पार की लड़ाई में अगर सदस्यों की संख्या बढ़ा दी जाए तो सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, कटिहार एक बना दीजिए, भागलपुर, नौगछिया, बांका, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, खगड़िया, तो निश्चित तौर पे एक सदस्य के बढ़ने से स्नातक क्षेत्र में आमूल चूल परिवर्तन दिखाई देगा। कह दिया बात का विषय है और इसका मुद्दा को सदन में बैठे लोगों को उठाना चाहिए, लेकिन उनको तो इससे क्या मतलब, उनको तो लगता है कि हम सदस्य रहे हैं, बार बार हम ही रहे, हर बार हम ही रहे। क्योंकि ताराकांत झा जी को तो महाराज चुनने का था मौका, तो सुशील मोदी ने कह दिया था कि 2 बार कोई नहीं जाएगा, अपने बार जाएगा, क्योंकि इनका बाप का है, ये तो पार्टी इनके बाबूजी का है, हर बार ही जाएंगे, इनके लोग जाएंगे बार बार, वो चाटुकार, वो छोड़कंडवा लोग जाएंगे बार बार। लेकिन आपको नहीं मिलेगा मौका भोला मिश्रा जी, आपको मौका नहीं मिलेगा। भले ही आप तेल लगाते रहिए, मोती मोती करते रहिए, आपको नहीं मिलेगा टिकट। और सिर्फ भोला मिश्रा का मामला नहीं है, हमारे सुरेश शर्मा जी हैं, भले ही बोले या ना बोले, टिकट एमएलसी के चुनाव में 12 एमएलसी का जो चुनाव है, जो राज्यपाल के द्वारा है, उसमें भी बड़ी कहानी है भैया, उसमें भी बड़ी कहानी है। आप गौर करके उठा के ले आइए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं 10 ऐसे भी मैं विधान परिषद सदस्य को जानता हूं जो बिहार विधान परिषद नहीं लिख सकता हिंदी में, हाथ कहां लगना है नहीं लिख सकता, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। लेकिन वो सदन के सदस्य है, उच्च सदन के सदस्य है। इससे बड़ी और पीड़ा क्या होगी? आप पढ़े लिखे लोगों को अवसर नहीं देंगे, और जो चुनाव में जो लोग हार जाते हैं विधानसभा में, नीतीश कुमार जी तो बहुत टैलेंटेड आदमी है, सुशील कुमार मोदी जी बहुत टैलेंटेड आदमी है। अगर ये बिहार में सुशासन लाए हैं, एक ताल ठोक कर बोले कि हम बिहार में सुशासन लाए हैं, तो पिछले दरवाजा से नहीं जाए सदन में। अगर ये चाणक्य की नीति पर काम करने वाले अपने आप को ये बड़े नेता समझते हैं, तो इनके अंदर वो ताकत है। तो आइए बिहार विधानसभा चुनाव लड़िए इस कोरोना के संक्रमण में। नीतीश जी, सुशील मोदी जी, अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी जमीर जिंदा है, अगर आपके अंदर राजनीतिक पतन नहीं हुआ है, तो बिहार विधानसभा चुनाव कोरोना के संक्रमण में आइए लड़िए। आपको मेरा भाई चौबे दुबे, उपाध्याय, तिवारी, शर्मा भट्ट, झागिरी बता देगा कि आप कितना पानी में, कितना सुशासन आपने लाया। और एमएलसी के चुनाव में खुलेआम रेप चलता है, लोग राज्यसभा का भी और विधान परिषद का खुलेआम रेप चलता है। आप माने या ना माने, कोई स्वीकार करे या ना करे, बात रख के बोलना कि तुम बिना पैसे के गए हो। नीतीश जी, मैं आपकी बात नहीं करता क्योंकि आपकी तो पार्टी ही है, लेकिन आपके पार्टी में भी, भाजपा के पार्टी में भी, राजद के पार्टी में भी, कांग्रेस के पार्टी में भी, लोजपा में भी, हम में भी कितने गए व्यक्तित्व के लोग, ये बात है झुकती नहीं। और कहने के लिए तो राज्यपाल के द्वारा मनोनीत होते हैं लोग। कहा जाता है साहित्य के क्षेत्र में कौन कौन लोग साहित्य के क्षेत्र में, जरा बताया जाए, बताया जाए। आप बिहार में बहुत से लोग, जानकी वल्लभ शास्त्री से भी बड़े लोग थे क्या है, रामधारी सिंह दिनकर से भी बड़े लोग थे क्या है, बाकी लोग के नाम छोड़ दो, इनसे भी बड़े बड़े लोग थे क्या साहित्य के क्षेत्र में, लेकिन इनको मौका दिया गया नहीं दिया। क्योंकि आपको पता है कि आज भी साहित्य के क्षेत्र में बहुत से ऐसे दिग्गज हैं इस बिहार में, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा,
प्रशंसा की जा रही है क्या? नहीं किया जा रहा। कहा जा रहा है शिक्षा के क्षेत्र में, सामाजिक सेवा के क्षेत्र में, अरे भैया दशरथ मांझी जी को माउंटेन मैन कह दिया। अगर आपके अंदर जमीन होता नीतीश जी, अगर आपके अंदर जमीन होता तेजस्वी यादव जी, अगर आपके अंदर जमीन होता सुशील कुमार मोदी जी, तो आप दशरथ मांझी को जरूर भेजते। और हमारे जीतन राम मांझी भले ही दलित महादलित की नाम पर राजनीति करने रहे, लेकिन अगर वो चाहते तो अपने बेटे के बजाय दशरथ मांझी के बेटे को बिहार विधान परिषद का सदस्य बनाए होते, तो आज मांझी जी आप इधर उधर भटकते नहीं रहते कि हमको इस पार्टी से गठबंधन कर ले, उस पार्टी से गठबंधन कर ले। बल्कि स्थिति आपकी इतनी भयावह है कि एक आध सीट भी मिल जाए तो आप गठबंधन के लिए तैयार हो जाएंगे। अरे आप तो अपनी सीट ही नहीं बचा पाइएगा। यह स्थिति है हमारे विधान परिषद समाज सेवा के क्षेत्र की बात। एक से एक बड़े दिक्कत बात करते हैं लोग। हमारे यहाँ डोनाल्ड ट्रंप, बड़े बड़े कई विकसित राष्ट्र के भी लोग, हमारे यहाँ जो ज्योति नाम की जो सांसद जो लड़की आई थी साइकिल से, अपने पिता को श्रवण कुमार का दर्जा दिया गया था, उसको सेवा क्या करते हैं भेज दीजिए ना उसको सदन में। भेज पाएंगे क्या सदन में? तो आप कहिएगा कि उसका उम्र नहीं है, अभी तो इसका उम्र नहीं, तो आप उसको कर दीजिए ना, घोषणा कर दीजिए जब इसका उम्र होगा सदन में भेजा जाएगा और निर्विरोध भेजा जाएगा। कोई पार्टी विरोध नहीं करेगा। अगर श्रवण कुमार चाहिए तो सबको चाहिए। है हिम्मत, है वो ताकत, है वो राजनीतिक शक्ति, अगर आपके अंदर है तो ये बात बोलिए। नहीं भेजेंगे यहाँ क्या जाएगा भाई? यहाँ कौन जाएगा? वही लोग जाएंगे जो माँ लक्ष्मी अपने घर की लक्ष्मी को ट्रांसफर कर देते हैं दूसरे के घरों में। अब लक्ष्मी का मतलब गलत मत निकालिए। अब निकालो कीजिएगा तो कुछ हद तक सही भी है, कोई गड़बड़ ना है, ये भी हकीकत है। इस बात को समझिए। क्वेश्चन वगैरह होगा तो देते रहिएगा। तो विधान परिषद के चुनाव में जो अभी जो चुने गए जो लोग हैं वो कितने अच्छे लोग हैं, कितने मजबूत लोग हैं, कितने दीर्घायु लोग हैं, ये समझने की जरूरत है भाइयों। ये है एमएलसी चुनाव का तरीका। अगर आप चाहते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, अगर आप चाहते हैं शिक्षा के क्षेत्र में अगर व्यापक काम हो, अगर आप चाहते हैं समाज सेवा के क्षेत्र में अगर अच्छे लोग सदन का शोभा बढ़ाए, तो आइए शिक्षा के क्षेत्र में हम सदन भेजे अभयानंद जी को। हम भेजे अभयानंद जी को जो बिहार के डीजीपी के रूप में काम करके भी उन्होंने अपने व्यक्तित्व का लोहा मनवाया है। और शिक्षा के क्षेत्र में सुपर 30 का कितना बड़ा कमाल है, यह पूरा देश चलता है। तो अभयानंद जी को भेजिए सदन। हमारे आदरणीय अभयानंद जी ने शिक्षा के क्षेत्र में बिहार को कीर्तिमान की ओर बढ़ाया है। आज आईआईटी के क्षेत्र में, आईटीआई पे ज्यादा चर्चा हम नहीं करेंगे, वो तकनीकी क्षेत्र है, पर आईआईटी के रूप में आज पूरे देश में बिहार का लोहा है। और इसका अगर योगदान है आर्यभट्ट के बाद किसी को, तो वो दो ही व्यक्ति को जाता है। एक वशिष्ठ नारायण सिंह जो अब नहीं है इस दुनिया में, उनको यह अवसर मिलना चाहिए था, लेकिन आज भी अपनी गलती को सुधार करने का अवसर है। महामहिम राज्यपाल महोदय जी, अगर राज्य सरकार अनुशंसा करे, नहीं करता है तो स्वतः आप इसको संज्ञान में लेते हुए इस प्रदेश के कल्याण के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में आमूल चूल परिवर्तन के लिए अभयानंद जैसे व्यक्तित्व को सदन का सदस्य बनाना चाहिए। आप सेवा की बात करते हैं, अरे पूरे दुनिया में सुलभ इंटरनेशनल को कौन नहीं जानता। आपको मदद करना है समाज सेवा के क्षेत्र में, अगर किसी को मदद करना है समाज सेवा क्षेत्र में, अगर किसी को आइडिया बनाना है और बिहार को आगे बढ़ाना है, तो आप विदेश्वरी दुबे जी को, विदेश्वरी पाठक जी को आपको यह मौका देना चाहिए। विदेश्वरी पाठक जी किसी परिचय के मोहताज नहीं और न ही सदन के इस सदस्य के लिए वो ललायित है, लेकिन ऐसे लोगों को अगर सदन भेजा जाएगा तो निश्चित तौर पे बिहार
अपने क्षेत्र में, अपने दिशा में आगे बढ़े। तो हम और आप मिलकर काम करें, यह संकल्प लेना चाहिए। और हमारे बिहार में जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, चाहे वो पार्टी भाजपा हो, राजद हो, जदयू हो, कांग्रेस हो, लोजपा हो, रालोसपा हो, आप हो, जाप हो, हम हो, बाप हो, और आने वाले दिनों में कोई पार्टी का नाम पाप भी हो, ऐसे कार्यकर्ता को जो समर्पित भाव से, अगर गरीब है, कमजोर है, लाचार है, उनको भी सदन भेजा जाए। नवीन मिश्रा जी है, ये है एमएलसी चुनाव का फार्मूला। लेकिन हो क्या रहा है, नवीन मिश्रा जी मैं यहाँ पर आता हूँ, लेकिन एक बात कंप्लीट करके एमएलसी चुनाव को खत्म करूं। अभी जो चुनाव होता है इसमें चलता है रेट, हम मेरे कान तक भी आता है, बात भी आता है, बहुत हद तक सच्चाई भी है। और जो बना है उससे पूछिएगा कि हृदय पे हाथ रखे ऑफ द रिकॉर्ड बोलिए, ऑन द रिकॉर्ड नहीं, ऑफ द रिकॉर्ड बोलिएगा। तब तक नीतीश जी क्या करते हैं अपने घर में, और चिमनी से कैसा धुआं निकलता है बताएंगे। ऑन द रिकॉर्ड भले कोई ना, ऑफ द रिकॉर्ड सबको बताता है कि कौन नेता का कितना रेट पे चयन हुआ। तो सबसे ज्यादा काबिल राधाचरण सेठे हैं, इनसे ज्यादा बड़ा बड़ा काबिल नहीं है। आप बहुत से लोग हैं सदन में, तो खैर ये आपका मामला है। जिनको खरीदना है खरीदेगा, और जिसको बेचना है वो बेचने का। भाई दुकान खोला है, खरीदार है ये है, तो जिसको खरीदना है वो खरीदे, और जिसको बेचना है वो बेचे। लेकिन कम से कम स्नातक पास लोग तो ईमानदार लोगों को चुने, पार्टी से ऊपर उठ के चुने, अच्छे लोगों को चुने, ताकि आपके हिस्से की लड़ाई लड़े। आप स्नातक पास हो गए, आपको कुछ नहीं मिला, नौकरी भी नहीं मिला, ना ही आपने कोई योग्य नेता चुना, आपका बेटा स्नातक पास होने के बाद अच्छे लोगों को चुने। इसके लिए आप आज ही संकल्पित हो। एमएलसी चुनाव में राज्यपाल की भूमिका को भी निश्चित तौर पर इसमें संज्ञान में लेना होगा। राज्यपाल महोदय को खुद भी मांगना चाहिए। जिस तरीके से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कुछ गंभीर मामलों का संज्ञान स्वतः ले लेता है, वैसे ही राज्यपाल महोदय को और राष्ट्रपति महोदय को कुछ ऐसे ही योग्य लोगों को स्वतः सदन में भेजना चाहिए, ताकि वो समाज हित में हमेशा काम करता है। भारत माता की जय, वंदे मातरम, ये तो हम कहेंगे ही, खानदानी लोग हैं, डीएनए है हमारा। भारत के प्रति समर्पण का भाव तो है ही। वो मरने के बाद भी चीता से धुआं निकलेगा, वो भी गोल गोल बोलता जाएगा भारत माता की जय, वंदे मातरम। क्योंकि हम वैसी थोड़ी है कि चक्कू भिड़ाएगा तो भी नहीं बोलेंगे। हम मुख्तार अंसारी थोड़ी है, हम कुछ और गधा टाइप के नेता भी नहीं है जो भारत में रहता है, एमएलसी भी, एमएलए भी, एमपी भी, मुख्यमंत्री तक बन जाता है। बोलिएगा कि भारत माता की जय बोलिए तो एने ओने पूरी करने लगता है। खैर इस तरीके से एमएलसी के चुनाव में ये खेल जो चलता है। नीतीश कुमार जी आप इंजीनियर हैं, तो आप देख लीजिए बिहार में, पटना में कितना बढ़िया बढ़िया पुल बना है। इंजीनियर साहब लगता है कि नशे में चूर होकर रात में प्लान बना दिए, जिग जैग सांप की तरह एने ओने टेढ़ा मेढ़ा किसी तरीके से पुल बन गया। राम भरोसे पुल है आपका। आप अगर इंजीनियर हैं तो आपको लगता है कि आप इंजीनियरिंग ईमानदारी से नहीं किया, आपको लगता है कि राजनीति में सक्रिय थे इसीलिए इंजीनियरिंग के बढ़िया पाठ नहीं पढ़ा, नहीं तो पुल बढ़िया बनता। आपका एक पुल है जो आपको चिड़ियाखाना से निकलता है और जाके गिरता है सपना मोड़ की तरफ। वास्तव में वो पुल है, बस एक ही पुल है, बाकी सब आपका गंदी राजनीति का भूल है। ऐसा पुल तो हमने देखा ही नहीं जहाँ ट्रक भर का वहां पर धूल घटा भरा हुआ रहता। बरसात के समय में वहां पानी लग जाता, पुल पर पानी लग जाता। कई लोग तो वहीं पे मुतरासा भी बना देते हैं। ये स्थिति है इंजीनियर साहब आपका। और आप बात करते हैं बिहार में सुशासन की, तो खैर सुशासन का तो कितना बढ़िया इज्जत है वो तो आप देखिए रहे हैं। ये आपके बालिका मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड हो जाता है, पर अभी तो कुछ होता ही नहीं है। बेचारा अंदर गया है, बाकी लोग बंदरमुड़ी लोग घूम रहा है। बढ़िया से जांच होगा, कई आईएएस जाएंगे भीतर, कई आईपीएस भी जाएंगे भीतर, और कई नेता भी लगता है कि लालू जी सजा काट के आएंगे, इसके बाद थोक भाव में बहुत नेता जेल जाएगा। नवीन मिश्रा जी बोलते हैं कि राजनीतिक दलों के अनुसार शिक्षा के मंदिर और भगवान के मंदिर में जाने से कोरोना फैलेगा। कहा कीजिएगा नवीन भैया, 56 इंची का बात है ना, 56 इंच का बात है। बहुत लोग देखिएगा, हम अभी बोलेंगे ना आधा घंटा तक इसी पे बोलेंगे, फटेगा लोगों का, अंधभक्तों का। वो तो बोलेंगे कि भैया ऐसे भी आज ज्यादा लोग नहीं देख रहे। आज तो लगता है कि अंधभक्त देख ही नहीं रहे, मेरे भक्त देख रहे, मेरे भाई देख रहे, मेरे अभिभावक देख रहे।
खैर कोई बात नहीं है, मंदिर से फैलेगा तो इनको बाद में पता चलेगा। स्थिति इतनी भयावह हो जाएगी कि लोग दिखाई देगा। कभी कभी होता है कि ग्रह जब अच्छा रहता है ना तो कुछ भी करिए। जैसे एक समय था लालू जी का, तो नारा लगता था कि दूध न दही ही, अजय लालू जी बोले वही सही था ना ये बात कि दूध न दही ही, अजय लालू जी बोले वही सही। वही स्थिति आज नीतीश कुमार का है कि जो सबसे सड़क जाए उसको सरकार कहते हैं और सदन में कह के मुकर जाए उसी को नीतीश कुमार कहते हैं। आप बाहर बोर्ड लगा हुआ है, बिहार में बाहर है और नीतीश कुमार है। भले रोज होता बलात्कार है, रोज होता रंगदारी है, रोज होता हत्या है। हमारे बिहार के मजदूरों को प्रवासी कहा जाता है। क्या कीजिएगा, सुशासन है। अभिज्ञान मिश्रा जी लिखते हैं कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव द्वारा किया गया साइकिल रैली जिसमें उन्होंने पेट्रोल डीजल के दामों की वृद्धि में सरकार के खिलाफ निकाला, उससे क्या फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अभी कभी सबसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तेजस्वी यादव जी जातिवाद से पहले ऊपर हो, योग लोगों को पहले टिकट दे। इनके यहाँ एक विनोद यादव जी 25 साल से सेवा कर रहे हैं, इनके पार्टी का लालू जी का भी झोला ढोए, इनका भी ढोए। अब सोनू यादव जी को टिकट मिलता है कि नहीं मिलता है, इस पर सोचने वाली बात है। बुलाया गया है, आपको जानकारी मिला है कि 8 तारीख उनको बुलाया गया। खैर, तेजस्वी यादव जी का मामला, साइकिल से क्या फर्क पड़ता है? पेट्रोल अभी नरेंद्र मोदी है भाई। आप साइकिल जुलूस निकालिए, चाहे पैदल जुलूस निकालिए, चाहे कोई जुलूस निकालिए। अरे जब 2-2 किलोमीटर चल के पैदल चलाया तब तो फर्क नहीं पड़ा नरेंद्र मोदी को, तो इस साइकिल जुलूस से फर्क पड़ता है। आप भी लोग गजब बात करते हैं। अभिज्ञान भाई का बहुत सारा सवाल है। बढ़ते कोरोना संक्रमण में एमएलसी चुनाव कितने हद तक सही है? देखे नहीं कितना सही है। खुद सभापति संक्रमित हो गए। अवधेश नारायण जी बिहार विधान परिषद के सभापति ही संक्रमित हो गए। ये तो भगवान की कृपा है कि हारून रशीद भाई बच गए। कोरोना के संक्रमण में भी उन्होंने कार्यकाल काट लिया बहुत बेहतरीन तरीके से, कोई विवाद में भी नहीं फंसे बेचारे। अवधेश नारायण सिंह जी को पता नहीं किसका शराब लगे, लगता है सुशील मोदी का शराब लगा है। क्या कि यह आदमी ठीक तो है नहीं, सुशील मोदी जहां सटेगा उसको कुछ ना कुछ बीमारी हो ही जाता है। इसलिए कोई टेंशन नहीं लेना है। आपका एक और सवाल है, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से ने जनता से अपील की है कि एक बार मौका दे तो बेरोजगारी हटा दूंगा। इस पर कुछ बोलिए। पहले तो परिवारवाद से मुक्त हो जाइए। आप बेरोजगारी तो मिटाइए दीजिएगा, आपकी सरकार आएगी तो मिटाइएगा। आप पहले जातिवाद परिवारवाद से बाहर निकलिए। हम लोग बोलते हैं ब्राह्मण ब्राह्मण तो गाली बनता है लोग, कई लोग जदवंशी लोग भी गाली देते हैं। ऐसा तो हमारा 90% नहीं 95% मेरे यादव भाई है जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो कृष्ण और सुदामा की जोड़ी को समझते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव जी, आप अगर ये बात समझ गए और हमारे भाई एसएन झा जी को टिकट दे दिया तो पूर्णिया से चुनाव जीत कराएंगे और आप रोजगार क्या सब कुछ देंगे। लेकिन पहले टिकट देंगे तब हम लोग ब्राह्मण आपके साथ है। इस बार खुलेआम चुनौती है तमाम राजनीतिक दलों को कि अगर ब्राह्मण को उम्मीदवार नहीं बनाया गया तो या तो नोटा बटन दबाएंगे और हमारा जिस क्षेत्र में ब्राह्मण उम्मीदवार खड़ा हुआ चालक विकास मोर्चा उसी को आग्रह करेगा वोट देने, क्योंकि आपके पार्टी ने हमारे ब्राह्मण को कुछ नहीं दिया, बल्कि कोरोना के संक्रमण में मंदिर बंद कर दिया। हम तो बोल बंद भी नहीं कर सकते, हम ही नहीं, कोई जात नहीं कर सकता। इसलिए पहले इस बात को समझिए। एसएन झा जी लिखते हैं कि चोचलेबाजों को चुनाव में जीत चाहिए, चाहे वह जीत 13 करोड़ पे बिहार वासियों के जनाजे पर ही क्यों ना हासिल करना पड़े। देखिए भैया, ये तो हमारी जनता को समझना चाहिए। चोचलेबाज, ये भ्रष्ट लोग आपके नजरों में तो भ्रष्ट, मैं तो दोगला बोलता हूं। मैंने कई बार लिखा है बेशरम मुख्यमंत्री, महापाप, महाकलंक, कलयुग का धित्राज, पुलिस का गुंडा राज, बहुत खबरें लिखी है हमने। क्योंकि हम पत्रकारिता करने के साथ साथ समाज सेवा का भी काम करते, इसलिए जगाने का काम कर रहे हैं। और बिहार के प्रगति में ही देश की तरक्की है, यह बात नरेंद्र मोदी जी को भी मालूम है। हमारे बिहार का मधुबनी का मखाना और नहीं जानता। मधुबनी का मखाना का माला अच्छा लगता है नीतीश कुमार को और नरेंद्र मोदी को, वहां का भाग अच्छा लगता है, लेकिन उस क्षेत्र में उद्योग लगे इस पर कोई काम नहीं होता। इसलिए चोचलेबाजों को चुनाव में मिटिया पिलिंद कर देना है। इन लोगों को इतना उस कोरोना के दलदल में धकेल देना है कि इन लोगों को चुनाव में जीत तो दूर, चुनाव लड़ने की स्थिति में न रहे। लेकिन ये तब संभव है
हमारे साथ हो, हमारा वोटर हमारे साथ हो। अगर बिहार की जनता, बिहार की 13 करोड़ जनता वैसे जो वोटर है वह इस बात को समझ जाए, विकल्प हर चीज का होता है, हर चीज का विकल्प होता है। अब आप गौर करके देखिएगा, अभी एक छोटी सी घटना है, हमारी पत्रिका ने उस खबर को छापा भी था। हिलसा विधानसभा क्षेत्र में, हिलसा विधानसभा क्षेत्र के जो स्थानीय विधायक है वो अपने पिताजी के श्राद्ध में बाई जी का नाच करवाते हैं। बाई जी का, ये मैंने कहा था ईटीवी बिहार और वहां के अखबारों ने भी छापा था। हो सकता है कि हम ये बात कहेंगे तो कहेंगे कि सोनू यादव के लिए ये पैरवी हो रहा है, पर तेजस्वी यादव जी आपको ऐसे लोगों से बचना चाहिए। अगर आप नीतीश कुमार का मुकाबला करना चाहते हैं, अगर आप ये कारोबारी सुशील मोदी से बचना चाहते हैं, तो आप शक्ति यादव जैसे लोगों से बचिए पहले, जो अपने पिताजी के श्राद्ध में बाई जी का नाच करवा सकता है, तो आपके पार्टी के सत्यानाश में वो क्या क्या नहीं कर सकता। मुझे एक बार मैं गया था वहां, तो मुझे ही ज्ञान दे रहे थे, धर्मो रक्षिता रक्षिता। अरे भैया, हम वहां इसलिए नहीं बोले कि भैया पत्रकारिता करते हैं, वो क्या मतलब नेता से, लेकिन मैंने नाम भले ही शक्ति यादव रख लिया, शक्ति आएगा, लालू जी हटा देगा, टिकट नहीं देगा तो सब शक्ति छीन हो जाए। पावर पार्टी में होता है, ये बात आपके पार्टी कहती है, मैं नहीं कहता, मैं तो बिल्कुल निर्दलीय वाले। अब तो व्यक्ति पर विशेष ध्यान देते हैं। बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को वोट दिया था, जनता दल यू को नहीं दिया था। जब समय नीतीश कुमार आगे बढ़े थे उस समय जनता दल जा था, बाद में समता पार्टी था, बाद में जदयू बना, यानी कि लोग नीतीश कुमार को चाहते थे। समता पार्टी, जनता दल जाओ, जदयू को नहीं। आज नीतीश कुमार को जदयू से हटा दीजिए, कल टाइफिस हो जाएगा, तीर टूट के गिर जाएगा। लालू से ललटेन हटा दीजिए, देखिए फिर ललटेन में कौन धारना चाहता है। तो भैया तेजस्वी यादव जी, आपको इस बात पर ध्यान देना होगा। आप मुकाबला करना चाहते हैं, साइकिल यात्रा करिए, जो यात्रा करना है करिए, पहले योग उम्मीदवार को टिकट दीजिए, जाति से ऊपर उठकर टिकट दीजिए, समीकरण बनाइए, सवर्ण का, पिछड़ा का, पिछड़ा का, दलित का, महादलित का, अल्पसंख्यक का, जो वास्तव में सबका साथ, सबका विकास दिखे, जैसा कि नरेंद्र मोदी जी कहते हैं। हमारे एक परशुराम दादा है, बहुत अच्छा बात है, कम से कम आपका नाम ही परशुराम दादा है, जय हो आपका। आजकल केवल ठगा जा रहा है संगठन बनाकर, कुछ महानुभाव जो अपने आप को तिस्मार खाक समझते हैं, दूसरे को छोटा मोटा समझते हैं। जनता विकास मोर्चा की कॉपी पेस्ट करना ही एक मात्र उद्देश्य है, उनको लूटना चाहता है खाली। कोई बात नहीं है, हमको तो एक जानकारी मिला है चलते चलते कि एक संगठन का संस्थापक और अध्यक्ष के बीच द्वंद्व युद्ध। अब मामला क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं जानता हूं कि जिस संगठन की बात हो रही है उस संगठन का अध्यक्ष वास्तव में कर्मठ और योग्य है। वो आदमी मजबूत इच्छा शक्ति का धनी है, वो आदमी संकल्पित भाव होकर काम करता है। और अगर आप कहीं और जगह जुड़े रहेंगे और अगला कहीं और जुड़ जाएगा, इसमें नाराज भी नहीं होना चाहिए। ये नाराजगी होना ही नहीं चाहिए, आपस में नाराजगी होनी ही नहीं चाहिए, भले ही फेसबुक पर दिखाने के लिए वो नाराजगी दूर की जाए। हकीकत में यह मामला जब बाजार में आ जाता है तो उस बात की महत्ता खत्म हो जाती है। हमारे अभिषेक पाठक जी है, परशुराम दादा जी का बात मेरे को मैं जोड़ दूं इस बात कि भैया आप देखिएगा, ये बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न हो जाने दीजिए। बिहार में एक ही नारा, एक ही नाम, जनक विकास मोर्चा, जनक विकास मोर्चा ही होगा। ये मैं आपको बता रहा हूं, और ये हम नहीं बता रहे बल्कि हमारे अभिभावक शालिग्राम दुबे जी, जगनारायण त्रिवेदी जी, दिवाकर दुबे जी जैसे हमारे बड़े बड़े भाई लोग हैं, कई बड़े पदाधिकारी हैं जो सेवानिवृत्त होने वाले हैं, पदाधिकारी है भारतीय प्रशासनिक सेवा क्षेत्र के, अन्य क्षेत्र के, वो सब जनक विकास मोर्चा का साथ रहेंगे और उनका मार्गदर्शन में ही जनक विकास मोर्चा चल रहा है। सरकार चाहे किसी की हो, ये जनक विकास मोर्चा के पीछे कई IAS, IPS, IRS, IFS, कई बड़े बड़े दिग्गज हैं। ये आवाज ब्रजेश मिश्रा की है, लेकिन जो सोच है वो पीछे का है, उन चाणक्यों का है। इसलिए भाइयों चिंता मत करिए, कॉपी पेस्ट करने दीजिए ना। परशुराम दादाजी
कॉपी पेस्ट करने वाले पूरा जीवन कॉपी पेस्ट ही करते चले जाते हैं, उनका जीवन में कुछ होता ही नहीं। आपने धरती पकड़ का नाम सुना ही होगा। मुखिया से लेकर राष्ट्रपति तक का चुनाव लड़ने की हिम्मत करने वाला व्यक्ति आज तक कहीं सदस्य नहीं बन सका, क्योंकि महत्वाकांक्षा सिर्फ व्यक्तिगत होगी तो आप तरक्की नहीं करेंगे। इसीलिए ब्रजेश मिश्रा ने यह संकल्प लिया कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में किसी भी विधानसभा क्षेत्र से ब्रजेश मिश्रा चुनाव नहीं लड़ेगा। अपने भाइयों को सदन भेजने के लिए पूरी जोर ताकत लगाएगा। हमारे भोपाल से, मध्य प्रदेश के भोपाल से हमारे अभिषेक कुमार पाठक जी लिखते हैं कि चाणक्य गुफा का दर्शन करें और फोटो वीडियो बनाकर ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप और अन्य जगह पर प्रचार प्रसार करें। इससे लोगों के बीच जागरूकता आएगी। निश्चित तौर पे मैं जल्द करूंगा इस बात को, आपके इस आग्रह को मैं स्वीकार करता हूं और बहुत जल्द आपको मैं वहां से ही एक दिन किसी दिन लाइव आकर दिखाऊंगा। बहुत कम समय के लिए दिखाऊंगा, लेकिन जरूर दिखाऊंगा। हमारे पुरुषोत्तम मिश्रा जी लिखता है कि शिक्षा के क्षेत्र में कार्य हो, इससे किसी को कोई मतलब ही नहीं। खाली मध्याह्न भोजन के लिए स्कूल चल रहा है, राज्य में शिक्षा व्यवस्था चलवा गया है। भैया अगर मैं सदन में होता, अगर मैं सदन का हिस्सा होता तो मेरा एक ही सवाल होता कि सरकार के जितने भी जो भी हमारे यहाँ जो नौकरी करने वाले जो मुलाजिम है, जितने भी हमारे बड़े पदाधिकारी है, चाहे उस विभाग का ग्रुप डी का एम्प्लॉय हो या विभाग का प्रधान सचिव, किसी स्कूल का चपरासी हो या हेडमास्टर, कॉलेज का, अन्य क्षेत्र का जो सरकारी सेवा क्षेत्र में है, उनके बच्चे सरकारी स्कूल में ही पढ़ेंगे। ऐसी कानून व्यवस्था मैं करवाता और आवाज उठाता। जब तक ये व्यवस्था नहीं होगा तब तक इस देश में शिक्षा, चिकित्सा और सुरक्षा की व्यवस्था दुरुस्त नहीं होगी। आज आप शपथ लीजिए कि आप अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे। मैं अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाता हूँ, आप भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़वाइए। शपथ लीजिए और यह कानून बने कि सरकार का चाहे हिस्सा में कुछ भी आए, आप किसी भी पद पर हो, आप किसी पंचायत के वार्ड काउंसिलर हो, मुखिया हो, जिला परिषद सदस्य हो, एमएलए हो, एमएलसी हो, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, आपके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे, अन्यथा आपको शिक्षा भत्ता नहीं मिलेगा। आप ऐसा कानून बना दीजिए, फिर देखिए मजा आ जाएगा, एक नई क्रांति आएगी और बिहार में शिक्षा, बल्कि ये कानून तो पूरे देश में लागू होना चाहिए। फिर देखिए शिक्षा व्यवस्था कैसे सुदृढ़ होता है। आज पीएमसीएच में लोग मरने समय जाते वक्त इलाज कराने जाते हैं। अगर आप यह सुनिश्चित कर दे, कानून बना दे कि सरकारी जितने भी नौकरी करने वाले लोग हैं या जो भी जनप्रतिनिधि है, उनका इलाज प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला का केंद्र, पीएमसीएच, एनएमसीएच, डीएमसीएच, आरएमसीएच, जो भी हमारा जो सरकारी व्यवस्था है वही इलाज होगा। क्या पीएमसीएच और एनएमसीएच से ज्यादा कारगर और योग्य और स्पेशलिस्ट डॉक्टर है क्या? लेकिन ऐसा व्यवस्था नहीं है, क्योंकि वो डॉक्टर साहब को मालूम है कि प्राइवेट में आके दिखाएगा, तूने पहले ही से क्लिनिक खोल लिया है। इसलिए आप एक कानून बनाना पड़ेगा भाई, और ये तभी बनेगा जब हमारे और आपके जैसे लोग सदन के हिस्सा होंगे, और तभी आवाज उठेगी। यही तो यहाँ पर सब कोई कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पैसा भेज के पढ़ाना चाहता है, क्योंकि सबको मालूम है कि एमएलसी बने तो उनका योजना का 20% उनको कमीशन में मिलेगा। तो भैया काहे के लिए पढ़ाएगा सरकारी स्कूल में? वो तो भेजबे नहीं करेगा बड़का यूनिवर्सिटी में। इसलिए अच्छे लोगों को चुनिए। अभय पाठक जी लिखते हैं कि लालू और नीतीश दोनों में से 30 से 40 वर्ष को बिहार के नागरिक के साथ छल किए हैं। आज बिहार में 48% वोट 30 से 40 आयु का वर्ग का है। इन्हें एकजुट करना बहुत जरूरी है। ये तो भैया युवाओं को सोचना होगा, ये तो युवाओं को सोचना होगा कि उनको निर्णय लेना हो। निर्णय क्या लेना है? वो तो भक्ति में मशगूल है। अगर यादव है तेजस्वी जी, तेज प्रताप तेजस्वी, और अगर वो गुरमी कोई नहीं है तो नीतीश जी। और गलती से बैस वर्ग है, क्योंकि सुशील कुमार मोदी को तो दूसरा सवाल चाहता ही नहीं, भले वो जो कहना है कह ले। तो सुशील मोदी जी को भाजपा के कुछ चाटुकार झोला टंगवा टाइप का जो नेता है वही सुमो करता है। सुमो दवाई है, ज्यादा खाइएगा तो हर्जा करेगा, ध्यान रखिए। एक सुमो टैबलेट आता है 5 रुपया का, एंटीबायोटिक है, खाइएगा तो चल जाइए। ज्यादा खाने पर जानते हैं किडनी पर इफेक्ट पड़ता है, बता देते। दर्द पर काम तो करता है, जैसे ढेर लोगों के एमएलसी बनाने में सुशील मोदी काम तो करता है, पर ज्यादा तेल लगाने पर खेला भी खत्म हो जाता है। इसलिए सुमो से बचिए, चाहे वो टैबलेट हो और चाहे बिहार के राजनीति में भाजपा का सुमो।
नहीं तो ये तो ले लगा, नहीं तो कल नहीं लिया है। आप गौर करके सोचिए कि 30 साल के राजनीति में अगर ये सुशील मोदी संकल्पित होकर काम करता तो बिहार में भारतीय जनता पार्टी की अपने दम पे सरकार बन गई होती, और वो भी तब जब नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्तित्व भारतीय जनता पार्टी के पास है। लेकिन अमित शाह और नरेंद्र मोदी भी सुशील मोदी को ही मुहर लगाते हैं, क्योंकि भैया जात वाला बात है, जात का बात है। इसलिए युवाओं को सोचना होगा कि जाति पाति से ऊपर, जात मर्दाबाद पर एक नारा चलता था हम लोग में। जब अटल जी का चुनाव में हम लोग भी प्रचार किए थे, हम लोग नारा लगाते थे कि जात मर्दाबाद पर, अटल जी के बात पर नारा लगता था, जात मर्दाबाद पर, अटल जी के बात पर। आगे नहीं बोलेंगे क्योंकि हमको भी तो संभावना तलाशना है भाइयों। इसलिए आपको समझना चाहिए। अभय पाठक जी 30 से 40% लोग को इस बात को सुनना चाहिए, जाति से ऊपर उठकर, धर्म से ऊपर उठकर, कि हम बिहारी हैं, हमें अच्छे लोगों को चुनना है। कोई जाति, एक अच्छा मुसलमान अच्छा काम कर सकता है, एक अच्छा दलित अच्छा काम कर सकता है, एक अच्छा पिछड़ा अच्छा काम कर सकता है, एक अच्छा सवर्ण अच्छा काम कर सकता है। ये तभी संभव है जब अच्छे लोग सदन में जाए। होता क्या है कि वो पैसे से टिकट खरीद के आएगा, अपनी माँ बहनों का गहना बेच कर आएगा, अपने घर की संपत्ति दाव पर लगा के आएगा कि फलना पार्टी से टिकट मिलेगा, हम तभी चुनाव जीतेंगे। तो आप उससे किसी प्रकार की उम्मीद न करें, और आप उम्मीद अगर करते हैं तो आपसे बड़ा महामूर्ख कोई नहीं। क्योंकि भैया हम टिकट खरीद के आएंगे तो पहले हम जो टिकट का पैसा लगाए वो पहले सुनेंगे नहीं। हम नौकरी वाले टीटी बनने के लिए जाएंगे, 5 लाख रुपया देंगे, तो हम तो साला बिना टिकटों वाला और टिकटों वाला दोनों को न पकड़ेंगे। 5 लाख तो पहले वसूल लेना, फली ईमानदारी की बात करें। इसलिए युवाओं का देश है, युवाओं का प्रदेश है, और तेजस्वी, चिराग पासवान, नितिन नवीन ये युवा है, और ऐसे युवाओं पर बिहार का भविष्य है। इन लोगों का खेल खत्म है। कभी भी सूचना मिल सकती है कि फलना बाबू का है, कभी भी सूचना मिल सकता है। 10-15 लोग का विकेट गिरने ही वाला है। बहुत लोग का शराब भी लगा हुआ है, मेरा भी और अन्य लोगों का भी। तो उन लोगों का विकेट, हमको लगता है कि कोरोना का संक्रमण पार कर ले, यही बहुत बड़ा बात है। वैसे तो हम भी डर के ही जी रहे हैं कोरोना में, लेकिन इन लोगों का संभावना ज्यादा है। हमारे अमित राज जी हैं, उन्होंने लिखा है कि लालू जी अपने रेडियो में अभी कहा करते थे कि ब्राह्मण खाए हलुआ और दलित खाए अलुआ, और ये सब देखे क्या ललुआ। वाह अमित जी, वास्तव में आपने बहुत बढ़िया स्लोगन दिया है। मैं तो पहले नहीं इसको ध्यान में लिया था, लेकिन बहुत वास्तव में बहुत बढ़िया स्लोगन अगर ये है कि लालू जी अपने रेडियो में भी ये कहते थे तो बड़ा विचित्र बात है। तो भैया ब्राह्मण खाए हलुआ अब दलित खाए अलुआ, यही से चुन रहा था, सब कोई मिल के ललुआ। यही बात बोलिए ना लालू जी। हलुआ और अलुआ के चक्कर में आप जेल में है, ललुआ नहीं नजर आ रहा है। इन सब चीजों को बदलिए, नारा बदलिए, विकास की बात करिए। बहुत हो गया दबा कुचला, गरीबों की सरकार। आप गरीब की सरकार थे, ये हजार करोड़ का संपत्ति कहां से आपका आ गया है? ये सब बात स्लोगन में अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन बहुत गड़बड़ बात है। अब ब्राह्मण की दुर्दशा पर क्या कहेंगे लालू जी? अब ब्राह्मण की दुर्दशा पर तो यही कहेंगे, जब जेल में गए हैं तो सब हाथ में अंगूठी पहन लीजिए, पूजा पाठ सब याद आने लगा। ब्राह्मण की नीति राजनीति, ब्राह्मण के द्वारा बनाए गए कर्मकांड, पूजा पाठ सब याद आने लगे। और थोड़ी सी गलती की तो देख लीजिए बेटे तेज प्रताप का पारिवारिक संबंध कितना खराब हो गया। ब्राह्मण पूजा पाठ कर्मकांड में भरोसा करता है, और कर्मकांडी ब्राह्मण वास्तव में पंडित है। जो पूजा पाठ कराने वाले ब्राह्मण है, अगर उनके रूह से अगर कोई भी अगर शराब निकलेगा तो पड़ेगा। हमारे कर्मकांडी ब्राह्मण को मैं अपना प्रणाम करता हूँ। हम उनके सलाम करते हैं कि वह तमाम विपरीत परिस्थितियों में जजमान के घर जाकर आलोचना सुनकर तमाम तरह के आरोप को झेलते हुए पूजा पाठ कराते हैं, अपने जजमान को आशीर्वाद देते हैं। हमारे रामाशंकर दुबे भाई बोलते हैं कि हमारे भाई कई ब्राह्मण संगठन बनाकर सुशील मोदी, रामविलास पासवान को केक और पानी पिला रहे। अरे इतने न कर रहा है रामा भाई, कुछ लोग बहुत कुछ पहुंचाता है, कहला खुलवाना चाहते हैं। आप तो पानी केक के चक्कर में लगा, ये सब काका लोग पहुंचा रहा है, तो पता है। और अगर पता है तो चुपचाप रहिए, क्या कीजिएगा। लेकिन वो सब ब्राह्मण है कि नहीं है, इस पर जांच कर लीजिए। जिसका डीएनए ठीक है वो सब ना करता।
आप गौर करके देखिए। हाँ, पानी पिलाना अतिथि देवो भव, केक खिलाना भी खराब बात नहीं, लेकिन क्या कीजिएगा, अपन बाबूजी का हैप्पी बर्थडे न मनाएगा। चला बड़का बड़का नेता का हैप्पी बर्थडे, श्राद्ध, श्रद्धांजलि, पुण्यतिथि, सब बड़का बड़का फोटो, अपन दादा का फोटो लगा के कहियो श्रद्धांजलि न दिया होगा। क्या कीजिएगा भाई रामा जी? रामविलास पासवान, नरेंद्र मोदी, सुशील मोदी, नीतीश कुमार, उपेंद्र कुशवाहा, लालू यादव, तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी, पप्पू यादव, जो भी बड़े बड़े नेता हैं, इनको केक खिलाने वाले और पानी पिलाने वाले जो लोग हैं, इनको क्या कहना है? इसीलिए ना अयोग्य लोग एमएलसी के चुनाव में जीत कर जा रहा है। कोई बोलता है, कोई सदन में आम जनों की आवाज उठाता है। यहाँ चरवाहा विद्यालय खुल गया, कोई बोला? यहाँ पर मध्याह्न भोजन में छिपकली निकल रहा है, काकरोच निकल रहा है, इधर खैर कहिए कि मगरमच्छ नहीं निकल रहा है तो वो भी निकल जाता है। क्या करिएगा? हर जगह लूट का तांडव मचा हुआ है। नीतीश कुमार भले ही अपने आप को सुशासन बाबू करते, हम आपको एक बात और बताना चाहते हैं कि बहुत जल्द एक ऐसे एक संगठन का भंडाफोड़ करने जा रहे हैं जिसका नाम है उर्मिला इन्फोटेक, जो अभी स्वास्थ्य विभाग में बहुत बड़े बड़े बात करते हैं, मंत्री जी भी और विभाग के प्रधान सचिव भी और हेल्थ सोसाइटी भी, कि हम लोग बड़े ईमानदार हैं। लेकिन ईमानदारी का आलम क्या है, तो बहुत जल्द आपको हम बताने जा रहे हैं कि उर्मिला इन्फोटेक में क्या चल रहा है। आज हमारे साथी शशि रंजन सिंह जी आ रहे हैं, पूरा कागज का अध्ययन करेंगे हम लोग और इस पर भी चर्चा होगी। समय होता जा रहा है और हम सुशासन का पेड़ खोलते रहे। सृजन घोटाला में केपी रमैया जी का क्या हुआ, इस पर चर्चा बंद। नीतीश जी सुशासन है ना, नरेंद्र मोदी जी, विकास दुबे जी पर तो कुछ टिप्पणी नहीं करेंगे आप, लेकिन सृजन घोटाला में आपको मालूम है कि आपका भाई सुशील मोदी चला जाएगा बूट लादने, जाएगा जेल। आपको मालूम है नीतीश कुमार जी पर भी यहाँ जाएगा। सृजन घोटाला का ईमानदारी से जांच हो। सीबीआई को तोता कहने पर खराब लगता है, लेकिन तोता जय श्री राम करेगा तो लोग आरोप तो लगाएगा। हमारे अभिज्ञान पाठक जी, अभिषेक पाठक जी लिखते हैं कि टॉप 100 नेशनल यूनिवर्सिटी का रैंकिंग जारी हुआ, लेकिन बिहार का एक भी यूनिवर्सिटी देश के एक टॉप 100 यूनिवर्सिटी में जगह नहीं बना पाया। बिहार सरकार आजादी के बाद एक स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटी नहीं बना सकी। नालंदा विश्वविद्यालय के नाम पर कब तक छाती चौड़ा करेंगे? अरे अभिषेक पाठक जी, आप कह रहे हैं कि 100 नेशनल यूनिवर्सिटी में, यहाँ तक जितना कुलपति बना हुआ है सब पैसा दे कर गया। पैसा दे के भाई, किसी का 2 करोड़, किसी का 3 करोड़, किसी का 4 करोड़, सारा का सारा कुलपति पर आय से अधिक संपत्ति का मामला जांच हो, इनके द्वारा नियुक्ति की गई मामला का जांच हो, इनके द्वारा हुए टेंडर का जांच हो, पुस्तक का जांच हो, किताब का जांच हो, तो आपको समझ में आ जाएगा। स्टैंडर्ड आप 100 टॉप की बात कर रहे हैं, अरे ये सब 1000 टॉप में ना आएगा महाराज। इस सबका नियत में शिक्षा को बढ़ाना है। इनको तो मालूम है कि जैसे ही बिहार के लोग शिक्षित हो जाएंगे तो कुर्सी कुमार जी का कुर्सी छिना जाएगा, ना फिर नीतीश कुमार नजर आएंगे, ना तेजस्वी यादव नजर आएंगे। यही कारण है कि बिहार में शिक्षा के स्तर को गिराया जा रहा है। यह तो षड्यंत्र है, राजनीतिक कूटनीति है। इसके लिए हम लोगों को सक्रिय होकर काम करना चाहिए और इसका जब आवाज उठाएंगे तो यही हाल होगा। अभी पूर्णिया विश्वविद्यालय पूर्णिया का, और आप सबसे बड़ा बात आप समझिए कि बिहार के सुशासन बाबू नीतीश कुमार इतने बड़े बेशर्म है, ये इतना बड़ा लालची है, ये इतने बड़े अज्ञानी व्यक्ति है कि इनके शासनकाल में इनको बिहार में योग्य कुलपति नहीं मिलता। सारे के सारे कुलपति उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं। आप उठाकर देख लीजिए कि 80% विश्वविद्यालय के कुलपति इस बिहार के दूसरे प्रदेश से आए हैं। क्या हमारे बिहार में पढ़े लिखे विद्वान लोगों की कमी है या नोट देने वाले की कमी? तो क्या मतलब, वो तो आया ही है या लूटने के लिए, लूटेगा। और यही चाहिए। हम ब्राह्मण भाइयों से अपील करना चाहते हैं कि मेरी बातें आपको अच्छी लगी हो तो बढ़ाइए भाई आगे। एक बात कहते हुए अपनी वाणी को हम विराम करेंगे। 2 मिनट 5 मिनट का समय और ले लेते हैं, जब इतना ले लिया है तो फाइनल करते हैं। चालक विकास मोर्चा
बिहार और झारखंड में फिलहाल बिहार के 38 जिला और 2 पुलिस मुख्यालय जिला, कुल मिलाकर 40 जिला, और झारखंड का 24 जिला। इन जिला में बहुत जल्द हम लोग घोषणा करने जा रहे हैं कि ब्राह्मण महाकुंभ किस तारीख को होने जा रहा है। क्योंकि कोरोना के संक्रमण में वर्चुअल रैली में भी लोग जुट ही रहे हैं। धीरे धीरे जब काम हो ही रहा है तो अगले वर्ष 2021 में हम लोग अपनी तिथि रखेंगे। अब वो 12 अप्रैल को होगा कि उसके आसपास होगा, ये तो तय करने की बात है। लेकिन इन 64 जिलों में जिला प्रभारी, जिला अध्यक्ष, जिला महासचिव, उपाध्यक्ष, उप सचिव, कोषाध्यक्ष और प्रवक्ता। अब कुछ हमारे संगठन के भाई लोग कहेंगे कि पहले तो ब्रजेश जी ने कहा था कि हम संगठन नहीं है, तो ये अभी भी संगठन नहीं है। यह एक व्यापक प्रचार प्रसार करने के लिए यह एक प्रभार दिया जाएगा ताकि आप ब्राह्मण महाकुंभ में अधिक से अधिक लोगों को जोड़ सके। तो जो लोग इच्छुक व्यक्ति हैं वह लोग निश्चित तौर पे अगर पद पे इस तरह की जिम्मेवारी लेना चाहते हैं कि हम इस जिला में जिला प्रभारी के रूप में, जिला अध्यक्ष के रूप में, महासचिव के रूप में, प्रखंड के रूप में काम करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, अगर यह काम करना चाहते हैं तो वह हमें आधार कार्ड, 2 फोटो और वोटर ID कार्ड लेकर या तो कार्यालय में चले जाए या डाक के द्वारा भेज दे। चाणक्य विकास मोर्चा, पूर्वी अशोकनगर, रोड नंबर 14, मकान संख्या 14/28, कंकड़बाग, पटना 8,20,000 पर। या हमारे अन्य साथी जिनका नंबर अगर आपके पास उपलब्ध है उनको भी आप दे सकते हैं अगर आप किसी जिले में। तो यह प्रभार आप ले सकते हैं और इस किसको गति दे सकते हैं। बहुत जल्द कार्यालय भी हम लोग खोल रहे हैं। हमारे बड़े भाई कन्हैया मिश्रा जी ने आज प्रस्ताव रखा, चंद्रकांत तिवारी जी ने भी प्रस्ताव रखा, और हमारे एक भाई डॉक्टर जितेंद्र पाठक जी बीमार है अभी। आज मुझे ज्ञात हुआ, मैं लाइव के बाद बात करूंगा उनसे। तो कई चीजों पर निर्णय हुआ है। और एक महत्वपूर्ण बात कि जिस तरीके से 2 बजे हम लोग लाइव आकर कोई ना कोई बोलता है भाई, तो हम लोग एक अभियान चलाने जा रहे हैं 1 अगस्त से। अगर आप भी चाहते हैं अपने जिले के प्रतिनिधित्व के रूप में जिला में बोलना तो बताइए। हम लोग प्रत्येक दिन 1 अगस्त से रात्रि 8 बजे 15 से 20 मिनट का एक प्रोग्राम चलेगा जिसमें आप अपने जिले के पर्यटन, जिले की समस्याओं पर चर्चा करेंगे। एक जिला से एक व्यक्ति आएंगे और वह पूरे 64 जिला बिहार और झारखंड का 64 दिनों तक यह अभियान चलेगा। 64 दिनों तक, और हर जिला के एक व्यक्ति आएंगे। तो जो लोग व्यक्ति अपने जिला से बोलना चाहते हैं वह लोग भी संपर्क करें कि हम इस जिला का बात रखना चाहते हैं। उस जिला की पुरानी समस्याएं, नई समस्याएं, वर्तमान समस्याएं, राजनीतिक समस्याएं, प्रशासनिक समस्याएं, कानूनी समस्याएं, पारिवारिक समस्याएं, जातिगत समस्याएं, न्यायिक समस्याएं, जो भी तरह का समस्या उस पर आप 15 से 20 मिनट का चर्चा हम लोग करेंगे। मतलब उसका दायरा 2 घंटे वाला नहीं होगा, वो आपको 15 से आधा घंटे के बीच में ही आपको समाप्त कर देना होगा। चाणक्य विकास मोर्चा इस कड़ी को चालू करने जा रहा है। कुछ लोगों ने पहले भी हम लोग कुछ लोगों से बात में ही कहा है, तो उन लोगों ने कई जिला से आ भी गया है। तो आपसे यह हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि अगर आप किसी भी जिला के सदस्य के नाते जिला का बात रखने के लिए आप फेसबुक लाइव आ सकते हैं, तो आप हमें बताइएगा। और हम लेकिन हम लोग एक बात संकल्प लें कि बिहार विधानसभा चुनाव में ब्राह्मण हमारी पहली प्राथमिकता है। अगर उम्मीदवार उस क्षेत्र से है तो किस पार्टी से है कोई मतलब नहीं, वो ब्राह्मण है ये पहली प्राथमिकता। दूसरी वो सवर्ण हो, और तीसरी हमारे पिछड़े अति पिछड़े में भी जो योग्य भाई है जिनको कोई पार्टी टिकट नहीं दे रही है, चाणक्य विकास मोर्चा उनके साथ खड़ी है। हम लोग व्यवस्था करेंगे उनके लिए। बहुत सारी पार्टियां हैं और आपका व्यक्तित्व तो अच्छा है तो आपको लोग चुनेगा, वोट आपको देगा। बहुत अच्छे अच्छे पार्टी के बड़े बड़े नेता चुनाव हार गए। संबित पात्रा हार गए। नरेंद्र मोदी का 56 इंच सीना का एहसास कराने वाले संबित पात्रा चुनाव हार गए। बिहार के बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा हार गए।
इसलिए कोई पार्टी मायने नहीं रखता भाई, पार्टी का अपना एक कैडर है, वो तो है, लेकिन आपका अगर व्यक्तित्व अगर सही है, आप अगर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई के रणनीति पर काम करने वाले लोग हैं, ब्राह्मण सवर्ण और पिछड़ा पिछड़ा दलित महादलित अल्पसंख्यक सबका ख्याल करने वाले लोग हैं, सबके बीच में अगर आपकी मजबूत पहचान है तो आपको कोई माई का लाल चुनाव नहीं हरा सकता। इसलिए योग्य व्यक्ति की चुनना है और चालक विकास मोर्चा को जो भी जहां बुलाएगा हम लोग वहां प्रचार करने जरूर जाएंगे कि योग्य व्यक्ति को चुनाव में मदद करेंगे। और जिन जिन व्यक्तियों को जिनका एफआईआर नहीं हो रहा हो, जिनको कोर्ट में कोई दिक्कत हो रहा हो, कहीं कोई परेशानी हो, किसी को कोई दिक्कत हो, तो निश्चित तौर पर चालक विकास मोर्चा उनको सहयोग करने के लिए पूर्णतः संकल्पित था, है और रहेगा। और हम अपने आग्रह करेंगे कि लोग एक रहे, कम से कम सोशल मीडिया पर चल रहे अभी अभियान कोरोना के संक्रमण में, सोशल मीडिया के माध्यम से ही अगर हम लोग चाहेंगे तो आगे बढ़ा सकते हैं और बढ़ा रहे हैं, आपका साथ भी मिल रहा है। इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए आपने मुझे सुना, आपने मुझे आशीर्वाद दिया। आज सावन का महीना का प्रारंभ है और हम लोग इसी तरीके से प्रगति तरक्की उन्नति पूरे सकल समाज के साथ करते रहे, यही बात कहते हुए जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय